ये इसकी बात हो रही है। यस सर। इसका देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि जब ये रेगुलेशन आई थी, तो जब ये लिमिट्स बताई गई, तो उससे पहले कंपनी के बोर्ड्स बन चुके थे जो चल रहे थे। तो उन्होंने यही आपको बताया कि ये जो लिमिट है डायरेक्टरशिप पे, ये इफेक्टिव होगी जब बोर्ड को दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा इसकी करंट टर्म की एक्सपायरी पे, नॉट लेटर देन एक्सपायरी ऑफ इट्स करंट टर्म। मतलब जब ये रेगुलेशन आई, तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होंगी, किसी के बोर्ड को बने हुए 6 महीने हुए, किसी का भी पिछले महीने इलेक्शन हुआ था, किसी की एक्सपायरी होने वाली है, किसी को 2.5 साल हुए हैं, तो उन्होंने यही कहा कि हर कंपनी जो उसका करंट बोर्ड चल रहा है उसकी एक्सपायरी के बाद रिकॉन्स्टिट्यूट जब करेगी तो ये लिमिट को फॉलो किया जाएगा। ठीक है जी। ये हर जगह पे उसने ये बात की है, रेगुलेशन 3 में की है। उसके बाद हम जब आते हैं इंडिपेंडेंट पे, यहाँ पे भी देखें उसने आपको ये बात की है कि बोर्ड शैल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट्स करंट टर्म, नॉट लेटर देन एक्सपायरी। मतलब जब ये रेगुलेशन आई 1 महीने बाद अगर डायरेक्टर्स के इलेक्शन आ रहे थे, तो उन्होंने इस रेगुलेशन को फॉलो करना था। जब नए इलेक्शन होंगे, नया बोर्ड बनेगा, उसमें किसी कंपनी के 6 महीने बाद इलेक्शन आ रहे थे रेगुलेशन के आने के बाद, तो उन्होंने उस 6 महीने बाद जब इलेक्शन होने हैं उसमें फॉलो करना है। क्लियर है? जी सर क्लियर है सर। ये जो आपने क्वेश्चन आंसर सेंड किए थे उसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें टेंडर गेन की बात हो रही है, वो मैंने वो आपसे वो पूछा वो था। वो माजरत माजरत के साथ मैं आपको बताना भूल गया था कि उस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने स्किप करना है। वो लेक्चर भी हमने कवर करना है, उस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन, जब हम कवर कर लेंगे फिर आप उसको करेंगे। अभी हमने कवर नहीं किया। लेकिन अच्छी बात है अगर आप लोग वहां तक पहुंचे हैं और आपको आइडिया हुआ है कि ये कोई नई चीज है जो हमने नहीं पढ़ी हुई। अदरवाइज तो मैंने भेजे हैं, किसी की तरफ से कोई सवाल नहीं आया तो मुझे आइडिया हुआ किसी ने देखा भी नहीं है उसको। तो वो मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें वो कवर करेंगे हम क्वेश्चन। नहीं सर, हाँ क्वेश्चंस जी। तो सारे कर दिए, बस 7th वाला जो था ना वो बिल्कुल इरेलीवेंट लग रहा था कि अभी नहीं पढ़ा हुआ। ये बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ हमने, वो भी पढ़ना है हमने। वो हम सिक्योरिटीज एक्ट में जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, नेक्स्ट। यहाँ तक कवर कर लिया था जी हमने कल। अच्छा जी, बोर्ड की कमेटीज के बारे में मेरा ख्याल है हमने आज पढ़ना है, ऐसे ही है जी। कमेटीज ऑफ द बोर्ड, इसके बारे में जिक्र तो वो करता आ रहा है, जब पहले दिन से हमने स्टार्ट किया तो कमेटीज का कहीं ना कहीं जिक्र करता है कि कमेटी का मेंबर। अब ये कमेटी होती क्या है? आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो अपना बनाया ना, वो जो कल एग्जांपल हम लेके चले थे 9 डायरेक्टर्स वाली, उसी को माइंड में रखें, चीजें समझनी आसान हो हमारे लिए। आपने 9 डायरेक्टर्स का एक बोर्ड बना दिया अपना, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स भी हमने देखी कंपनीज एक्ट में, उनकी ड्यूटीज भी हमने देखी, फिर यहाँ पे भी आके रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी हमने देख ली, क्या क्या काम उन्होंने करना है, स्कोप उनका देखा हमने। अब होता यह है कि ये जो बोर्ड है, जितने भी बोर्ड में होने वाले काम है ये ओवरऑल बोर्ड इकट्ठा देख रहा होता है। जो अप्रूवल बोर्ड की तरफ से चाहिए वो कोई एक डायरेक्टर नहीं दे सकता, कोई 2 डायरेक्टर नहीं दे सकते। बोर्ड में ही वो जाती होती है बात, और थ्रू रेजोल्यूशन बोर्ड अप्रूव करता होता है। यहाँ पे लिस्टेड कंपनी को उन्होंने ये कहा है कि आप इसी बोर्ड में से डायरेक्टर्स की छोटी छोटी कमेटीज बना दें। मतलब 9 आपके डायरेक्टर्स हैं, 3 3 डायरेक्टर्स की 2 3 कमेटीज बना दें आप। उनमें से कुछ कमेटीज मैंडेटरी हैं, कुछ कंपनी के लिए उन्होंने ऑप्शनल रखी है कि आप बना लें अगर आपको बेहतर लगता है, पर्पस हम आपको उसका बता देते हैं। तो 4 कमेटीज के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ऑडिट कमेटी है, एचआर कमेटी है, नॉमिनेशन कमेटी है, और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है। उन 4 कमेटीज में से कुछ मैंडेटरी है, कुछ आपके लिए ऑप्शनल है। कंपनीज में 2 कमेटीज तो लाजमी उन्होंने बनाई होती हैं, जो ऑडिट कमेटी और एचआर कमेटी है। ये हर लिस्टेड कंपनी में आपको नजर आएगी। इसी बोर्ड में से, इन्हीं डायरेक्टर्स में से कुछ डायरेक्टर्स बिठाए जाते हैं और फिर कमेटी बना दी जाती है। अब वो जब कमेटी बनाई जाती है, बोर्ड के पास चीजें जा रही होती हैं ओवरऑल, सब कुछ बोर्ड देख रहा होता है। जो कमेटी बनाई जाती है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है। फिर उसी मामले पे जिसपे वो कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी उसी के रेलिवेंट चीजें देखती है। दूसरी कमेटी दूसरा जो जिस मकसद के लिए बनाया गया उससे रेलिवेंट चीजें देखेगी। तो कमेटी लेवल पे चीजें देखी जा रही होती हैं, जिसके लिए बोर्ड का अप्रूवल चाहिए, फिर कमेटी से उसके ओवरऑल बोर्ड में चली जाती है वो। उसमें फिर इस कमेटी के मेंबर्स भी बैठे होते हैं, बीइंग डायरेक्टर, और बाकी डायरेक्टर्स भी उस बोर्ड के अंदर मौजूद होते हैं। तो कमेटीज में सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल जो कमेटी है वो है ऑडिट कमेटी। और यहाँ पे देखें साथ ही उसने कह दिया मैंडेटरी है। वो कहते हैं इट इज मैंडेटरी कि एक ऑडिट कमेटी बनाई जाएगी बोर्ड की तरफ से, और ऑडिट कमेटी हमें नहीं बना देनी, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी हमें बता रहा है। अब ये याद रखने वाली बातें हैं, ये कॉम्पोजिशन जो है इस कमेटी की आपने याद रखनी है। वो क्या कॉम्पोजिशन क्या बता रहा है? नहीं जी, पहले मैटर कमेटी के पास जाता है, कमेटी के बाद बोर्ड के पास जाता है। कमेटी उसको खंगाल के सारी उस पर बहस बहस करके अल्टीमेटली एंड पे चीज बोर्ड के पास भेज रही होती है, ताकि डिटेल में जो होने वाले काम है वो ऑलरेडी उसके ऊपर हो चुके हैं। अच्छा जी, कमेटी कैसे बनेगी? वो कहते हैं बोर्ड ने स्टैब्लिश करनी है एक ऑडिट कमेटी, जिसके अंदर होंगे कम से कम 3 मेंबर्स। उस कमेटी के कम से कम 3 मेंबर्स होंगे, एटलीस्ट 3 मेंबर्स। अच्छा जी, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? तो कमेटी होगी, कम से कम इसके 3 मेंबर्स होंगे जी, एटलीस्ट 3 मेंबर्स होंगे। और ये तमाम के तमाम होंगे नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स, जिनमें से एक कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। अब ये जो बात उसने लिखी है इसको जरा गौर से पढ़ें, और मुझे बताएं कि इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रही है आपको, कि कम से कम 3 मेंबर होंगे कमेटी में, जिनमें तमाम के तमाम मेंबर्स नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स होंगे, और उनमें से एक कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। हमने जब कंपनीज एक्ट पढ़ा था, जब हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में पढ़ा और फिर उसने बात की आगे नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर की, तो वहां पे हमने दोनों का क्राइटेरिया पढ़ लिया। आप मुझे बताएं, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये जनाब हमारे
अब्दुल्ला साहब हैं, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कंपनी में, तो क्या आप उस पर ये बात इंप्लाइड को ले सकते हैं कि ये अब्दुल्ला साहब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होंगे? क्या ख्याल है? अगर इंडिपेंडेंट हो तो हम कहेंगे हाँ जी इंडिपेंडेंट भी हैं। अगर मैं कहूं कि अब्दुल्ला साहब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, तो क्या इसका मतलब हम ये ले सकते हैं कि अब्दुल्ला साहब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव भी हैं? क्या ख्याल है? इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना, हमें हमें पता है कि तमाम नॉन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेकिन तमाम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ऐसे ही है जी। तो अब उसमें यही उसी बात को बेस बना के अब देखें, वो जो हमारा बेसिक नॉलेज हम बना रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, अब उससे ऊपर वो लेवल पे जाना शुरू हो गया। उसी बेस पे उसने बात की कि 3 मेंबर होंगे इस कमेटी में जो सारे के सारे नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे और उनमें से एक कम से कम इंडिपेंडेंट होगा। एग्जैक्टली तो इनमें से एक इंडिपेंडेंट होगा। अब ये जो 3 लोग होंगे, 3 4 जितने भी आप बिठाते हैं, कम से कम 3 होने चाहिए। वो कहते हैं जो चेयरमैन साहब होंगे ना, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। वो एक आपने बिठाया इस कमेटी में, 2 बिठाए या सब इंडिपेंडेंट है इसके अंदर, लेकिन जो चेयरमैन इस कमेटी का चेयरमैन जो आपने बनाना है वो इंडिपेंडेंट होगा, एंड हु शैल नॉट बी द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, और ये बोर्ड का चेयरमैन नहीं होना चाहिए। अब ये हैं वो बातें याद रखने वाली जिनके ऊपर वो सवाल वहां पूछता होता है, और अगर हम किताब खोलने पे लग जाए इन बातों के लिए तो फिर हमारा टाइम जाया होता है। ये याद रखनी है आपने। ऑडिट कमेटी कम से कम 3 मेंबर्स, ऑल मेंबर्स शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, वन शुड बी इंडिपेंडेंट, और वही इंडिपेंडेंट जो आपका अगर एक है तो वही चेयरमैन होगा इस कमेटी का, हु शैल नॉट बी द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड का चेयरमैन नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट अगली बात क्या की है, वो कहता है बोर्ड ने ये भी सेटिस्फाई करना है खुद को कि कम से कम एक मेंबर जो ऑडिट कमेटी का है ये फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए। क्यों? ऑडिट कमेटी है, इसका काम ही ऑडिट से रेलिवेंट होगा, और ऑडिट जब होता है तो आपको पता है ये सारे फाइनेंशियल मैटर्स उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए। फाइनेंशियली लिटरेट क्या है? हम किसको कहेंगे फाइनेंशियली लिटरेट है? वो कहता है वो तो हर बंदा कहेगा मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ फाइनेंस का। ठीक है जी। तो वो कौन कौन होगा फाइनेंशियल लिटरेट? उसने साथ ही उसको एक्सप्लेन कर दिया कि फाइनेंशियल लिटरेट का मतलब वो बंदा है जो मेंबर हो किसी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी या प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स का। किस बॉडी की बात कर रहा है यहाँ पे? आई कैप की बात कर रहा है जी। हमारे लिए सबसे बेहतरीन एग्जांपल आई कैप है, जो किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर हो या उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो फाइनेंस में किसी यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड है एचईसी की तरफ से, या वो कहता है 10 साल का एक्सपीरियंस हो उसका ऑडिट कमेटी का मेंबर होने का, फिर क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रखी उसने। अगर उसको 10 साल हो गए ऑडिट कमेटी में कहीं बैठे हुए किसी एक कंपनी में या एक से ज्यादा कंपनीज में, तो वो ऑडिट कमेटी का मेंबर उसको फाइनेंशियल लिटरेट ही कंसिडर किया जाएगा। या वो कहता है उसका अगर ऑडिट कमेटी का एक्सपीरियंस नहीं है, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, तो फिर 20 ईयर्स का सीनियर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए फाइनेंशियल और ऑडिट रिलेटेड मैटर्स का, फिर हम कहेंगे कि ये फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन है। ठीक है जी। तो अगर आपसे इसके ऊपर कभी सवाल पूछे कि फाइनेंशियल लिटरेट कौन होगा फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें सीसीजी के अंदर उसने ये क्राइटेरिया बताया होगा। ठीक है जी। नहीं, नॉमिनी डायरेक्टर बन सकते हैं। नॉमिनी डायरेक्टर अगर आपका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो बन सकता है, लेकिन नॉमिनी डायरेक्टर क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है? यहाँ पे देखिए उसने जरदारी 2 शामिल कर दी है ना, 10 साल वाला भी और 20 साल वाला भी, तो फिर वो एक जरदारी नहीं रहा, 2 हो गए, इसलिए उसने क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट खत्म की है। अच्छा, अभी आपने जो पूछा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चेयरमैन नहीं बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक से ज्यादा है। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड बनने के लिए भी उसने कहा था नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से होगा, वो इंडिपेंडेंट हो भी सकता है ना भी हो। यहाँ पे उसने शर्त ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रखी है कि ऑडिट कमेटी का चेयरमैन होगा ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब ये बाहर से आया हुआ बंदा होगा जो कंपनी का जिसके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी। जैसे बोर्ड का उसने हमें बताया था कि एक सेक्रेटरी होगा, इसी तरह ऑडिट कमेटी का भी एक सेक्रेटरी होगा, और वो कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी साहब भी हो सकते हैं, या हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट को भी इस कमेटी का सेक्रेटरी लगाया जा सकता है। अब ये भी याद रखने वाली बातें हैं, इसलिए मैंने कहा था ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। ऑडिट कमेटी में जितनी बातें हम पढ़ते जा रहे हैं ये याद रखने वाली हैं। जब कंपोजिशन पे सवाल करेगा तो उसने ऑडिट कमेटी को साथ मिक्स कर देना। अब उसकी मीटिंग्स की बात करने लगा और इसको भी उसने मैंडेटरी रखा है। वो कहता है मैंडेटरी है कि ऑडिट कमेटी की जो मीटिंग्स हैं वो इसी तरीके से होंगी। कैसे होंगी? वो कहता है कम से कम क्वार्टरली इसकी एक मीटिंग लाजमी हो, हर फाइनेंशियल ईयर में हर क्वार्टर के अंदर ऑडिट कमेटी ने एक दफा लाजमी मिलना है, ये तो उनके ऊपर फर्ज है। और बाकी मीटिंग्स मतलब 4 एक साल के अंदर होंगी। अब मुझे याद करवाएं जरा, कभी हमने बोर्ड की मीटिंग्स के बारे में भी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी पड़ी थी? हाँ जी। किस कंपनी के केस में उसने कहा था कि बोर्ड ने क्वार्टरली मिलना है? दोबारा सोच लें। ये यही गलती हम करते हैं, पूछने का मकसद ही ये था। वहां उसने पब्लिक कंपनी आपको बताया था, लिस्टेड नहीं कहा था उसने, और पब्लिक में लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों आती होती है। ठीक है जी। तो ऑडिट कमेटी भी क्वार्टरली एक दफा मिलेगी, फिर कहते हैं क्वार्टरली तो मिलना ही मिलना है। इस कमेटी की मीटिंग जो है वो स्पेशल भी रखी जा सकती है किसी के कहने पे, किसी की रिक्वेस्ट पे। ऑडिट कमेटी जो है अगर एक्सटर्नल ऑडिटर्स रिक्वेस्ट करते हैं, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट रिक्वेस्ट करता है, या चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमेटी जब मीटिंग कॉल करना चाहता है वो कर सकता है कोई मामला डिस्कस करने के लिए। ये जो क्वार्टरली होनी थी इसमें उसने कहा है कि जो इंटरम रिजल्ट्स होते हैं ना कंपनी के, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो बोर्ड ने अप्रूव करने होते हैं। तो बोर्ड के पास जाने से पहले ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट कमेटी के पास आते हैं, ऑडिट कमेटी उनको अप्रूव करती होती है। उस मकसद के लिए ये क्वार्टरली मीटिंग हो रही होती है। नेक्स्ट वो कहता है जी हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट और जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं जिसको उनका एंगेजमेंट पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अगर वो नहीं है तो उसकी तरफ से कोई और बंदा फर्म की तरफ से आ जाए, वो ऑडिट कमेटी की तमाम वो मीटिंग्स अटेंड करेंगे जिसमें ऑडिट और अकाउंट से रेलेवेंट बातें डिस्कस होनी है। तो उसमें ये एक्सटर्नल ऑडिटर का रिप्रेजेंटेटिव भी बैठा होगा जाके, और हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट भी बैठेगा हमारा। नेक्स्ट वो कह रहा है जी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये दोनों ऑडिट कमेटी के मेंबर्स नहीं बन सकते। क्या ख्याल है? ये बात उसको बताने की जरूरत थी
अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑडिट कमेटी में बैठ जाए तो ऊपर जो शर्त उसने बताई थी हमें कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही इसका पार्ट होंगे, वो तो बात गलत होगी। जब उसने बता दिया हमें तो इसका मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन ही नहीं सकता। इसी तरह सीएफओ है, सीएफओ अगर डायरेक्टर है कंपनी में तो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, क्योंकि ये सीएफओ भी है। तो ये तो इस ऑडिट कमेटी का पार्ट नहीं बन सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं इनको अवेलेबल होना होगा अगर ऑडिट कमेटी इनको बुलाती है को मामला डिस्कस करने के लिए, फिर ये मीटिंग अटेंड करेंगे, जाके उनको ब्रीफ करेंगे ऑडिट कमेटी को। अगली बात एक और उनकी जनाब फरमाइश आई है, वो कहते हैं साल में एक दफा, कम से कम साल में एक दफा जो ऑडिट कमेटी है वो एक्सटर्नल ऑडिटर्स के साथ मुलाकात करेगी तन्हाई में। ये तन्हाई में होने वाली मुलाकात का मतलब क्या है? वो कहता है विदाउट द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट बीइंग प्रेजेंट, कि ऑडिट कमेटी एक्सटर्नल ऑडिटर से मिलेगी, उस मीटिंग में आपका सीएफओ और हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट दोनों मौजूद नहीं होंगे। साल में एक दफा ये मिलते होते हैं आपके एक्सटर्नल ऑडिटर से, उसे पूछते होते हैं कि मामला कैसे चल रहे हैं। ये मकसद इसका ये है। इसी तरीके से उसने कहा साल में एक दफा ये जो ऑडिट कमेटी है ये हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के बाकी लोगों से मीटिंग करेगी बगैर सीएफओ की मौजूदगी के। उस मीटिंग में सीएफओ मौजूद नहीं होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा कोई मौजूद नहीं होगा। ये ऑडिट कमेटी एक साल में एक दफा एक्सटर्नल ऑडिटर से मुलाकात करेगी, तन्हाई वाली मुलाकात, और साल में एक दफा इंटरनल ऑडिटर से मुलाकात करेगी। ये दोनों तन्हाई में होने वाली मुलाकातें हैं, इनको याद रखना है आपने। नेक्स्ट आ गया जी बोर्ड है। बोर्ड ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑडिट कमेटी के डिटरमिन करने हैं। वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है आगे बड़ी डिटेल में हमें बताने लगा इनके क्या क्या काम है करने वाले। फिर वो कहता है ऑडिट कमेटी को आपने जो रिसोर्सेज देने हैं वो एडिक्वेट रिसोर्सेज होनी चाहिए, अथॉरिटी भी उनके पास होनी चाहिए कि ऑडिट कमेटी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको इफेक्टिवली परफॉर्म कर ले, और जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है एक्सप्लिसिटली डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, उसके अंदर क्या क्या होगा ये आगे सारी बातें बताने लगा है टर्म्स ऑफ रेफरेंस में। वो कहता है अप्रोप्रिएट मेजर्स टू सेफगार्ड कंपनीज एसेट्स। अब ध्यान में रखना है आपने, कल हमने जो बोर्ड के करने वाले काम पढ़े हैं उन्हीं कामों में से कुछ काम डेलीगेट किए जा रहे हैं ऑडिट कमेटी को, कि आपने ये स्पेसिफिक चीजें देखनी है, सब कुछ उठ के बोर्ड के पास आएगा तो टाइम कम होता है। कमेटी अपने तौर पे चीजें देखे और जरूरी चीजें बोर्ड के पास आ जाए, या जो मैंडेटरी चीजें हैं जिसके लिए बोर्ड का अप्रूवल चाहिए वो बोर्ड के पास आ जाए। तो वो कहता है जनाब कंपनी के एसेट्स को सेफ रखने के लिए कोई पॉलिसी अगर बनानी है वो ये बनाएंगे। एनुअल एंड इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के उनका रिव्यू करेंगे बोर्ड के अप्रूवल से पहले, वो ऑडिट कमेटी के पास जाएंगे। कल जो मैं से आपको बता रहा था जो तरतीब सारी अकाउंट्स की, ऑडिटर ऑडिट करके जो भेजता है तो पहले ऑडिट कमेटी के पास आते हैं, वो अप्रूव करके फिर आपके ये बोर्ड के पास जाते होते हैं। इसके किस चीज पे फोकस करना है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, वो कहता है देखते हुए जजमेंटल एरियाज कौन से थे उसमें मेजर, उनको देखना है कि जजमेंटल एरियाज थे तो जजमेंट ठीक है वहां पे। कोई एडजस्टमेंट ऑडिट की एडजस्टमेंट्स अगर आई है तो उनको देखना है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन को देखना है। अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर कोई चेंज आया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन रेगुलेशंस की और इसके अलावा जो स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स उनको फॉलो कर रहे हैं, तमाम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ऑडिट कमेटी देख रही होती है, ये सारी इनके पास आएंगी। फिर वो कहता है जी प्रिलिमिनरी अनाउंसमेंट्स जो है रिजल्ट अनाउंस करने से पहले, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन से पहले ऑडिट कमेटी एक दफा देखती है पब्लिक के पास जाने से पहले। एक्सटर्नल ऑडिट को फैसिलिटेट करना है, कोई मेजर ऑब्जर्वेशन उनकी आती है तो उनको डिस्कस करना है। इंटरनल ऑडिट की कोई ऑब्जर्वेशन आती है तो वो देखना है कि अगर हमने शेयर करनी है एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ या नहीं करनी। फिर मैनेजमेंट लेटर जो एक्सटर्नल ऑडिटर इशू करेगा उसको रिव्यू करना है इन्होंने। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर की कोऑर्डिनेशन आपस में इन्होंने देखनी है। स्कोप जो है इंटरनल ऑडिट का क्या होगा, उनका ऑडिट प्लान क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, प्रोसीजर क्या है, किस हद तक वो काम करेंगे, ये सारे मामला इन्होंने देखने हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं जी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन जो होनी है अगर कंपनी के अंदर होती है तो उसके अंदर क्या मेजर फाइंडिंग्स आई हैं उसको इन्होंने देखना है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है फाइनेंशियल और ऑपरेशनल लेवल पे उनको भी इन्होंने देखना है। कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर क्या स्टेटमेंट है वो इन्होंने देखनी है। स्पेशल प्रोजेक्ट्स अगर कंपनी के कोई चल रहे हैं, कोई किसी किस्म की कोई फिजिबिलिटी की है, कोई स्टडी की है, उसके ऊपर इन्होंने मामला देखना है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस देखनी है, कोई सिग्निफिकेंट वायलेशन अगर कोई हुई है वो देखनी है। एंगेजमेंट जो है अपना, 1 मिनट दीजिएगा जरा अजान हो जाए। अच्छा जी, MSA 1 वाले लोग मेरा ख्याल है ये सीसीजी पढ़ के जा रहे होते हैं, तो भी एक स्टूडेंट ने बताया कि MSA 1 में उसने कंपोजिशन को टेस्ट किया है। MSA 1 मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया वैसे, लेकिन अगर को दे रहे हैं तो उनके लिए ये सीसीजी वहां भी काम आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट अगली बात वो कहता है जी स्टाफ और मैनेजमेंट के लिए ऑडिट कमेटी को कौन रिपोर्ट करेगा, किस क्या तरीकाकार होगा। बोर्ड को इन्होंने रिकमेंडेशन देनी है एक्सटर्नल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की, अगर उनको रिमूव करना है उसकी, उससे उनसे क्या क्या काम लेने हैं, अगर कोई और सर्विसेज उनसे लेनी है जो लॉ में लॉ कर रहा है उसके बारे में, कोई और इशू इसके अलावा कहते हैं बोर्ड की तरफ से साइन किया जाएगा। अब देखें कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट उसने हमें बता दी है, और बोर्ड के मैक्सिमम करने वाले काम ऑडिट कमेटी के पास आ गए हैं जो फाइनेंस एंड ऑडिट से रेलिवेंट है, अकाउंट से रेलिवेंट चीजें हैं वो इनके पास आ गई हैं। अगली बात क्या है, वो कहते हैं ऑडिट कमेटी का जो सेक्रेटरी है इसने
मिनट्स इसके कमेटी मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट को सर्कुलेट कर देने हैं, और अगर जरूरी हो तो सीएफओ को भी बोर्ड मीटिंग से पहले पहले, और अगर पॉसिबल नहीं है तो उसका एक इसमें ब्रीफ सा एनालिसिस बनाना है, समरी बना के उनके साथ शेयर कर देनी है, ताकि बोर्ड की मीटिंग में जो लोग बैठे हैं उनको पता हो ऑडिट कमेटी ने क्या क्या डिस्कशन की है। तो ये ऑडिट कमेटी है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे अहम, तो इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है ऑडिट कमेटी को। इसमें मैं आपके साथ क्वेश्चन भी कुछ शेयर करूंगा। नेक्स्ट आ गया जनाब एचआर कमेटी। नहीं, एक से ज्यादा में भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, और होते हैं लोग ऑडिट कमेटी में भी होते हैं, उधर नॉमिनेशन कमेटी में बैठे होते हैं या रिस्क कमेटी में बैठे होते हैं, मसला कोई नहीं है। नेक्स्ट है जनाब एचआर एंड रेम्यूनरेशन कमेटी। एचआर एंड रेम्यूनरेशन कमेटी के नाम से ही आपको नजर आ गया कि इसका काम क्या होगा, इसने क्या करना होगा। नहीं नहीं नहीं, 3 नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स, मतलब 3 मेंबर्स होंगे, वो तमाम के तमाम नॉन एग्जेक्टिव होंगे, और उनमें एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो 3 मेंबर्स की कमेटी होगी, कम से कम 3 मेंबर्स की, 4 हो सकते हैं, आपकी मर्जी अगर चौथा बिठाना चाहते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, वो कहते हैं ये एचआर एंड रेम्यूनरेशन कमेटी भी होगी, जिसमें अगेन एटलीस्ट 3 मेंबर्स होंगे, कंप्राइजिंग अ मेजॉरिटी ऑफ नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स। इसमें उसने देखें तो मैंडेटरी नहीं कहा, इस कमेटी को मैंडेटरी नहीं रखा उसने, तो उसने कहा ह्यूमन रिसोर्स एंड रेम्यूनरेशन कमेटी होगी, 3 मेंबर्स होंगे उसके, जिनमें मेजॉरिटी नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर की होगी, और उनमें कम से कम एक जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है जी, इसमें उसने एग्जेक्टिव को बिठाने की इजाजत भी दे दी है, लेकिन वो कहता है कोशिश करें ज्यादा नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर हो, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपका होना चाहिए, और जो चेयरमैन है इसका भी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, अगर एक बिठाया तो वो इसका चेयरमैन होगा, और चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर को भी मेंबर ऑफ कमेटी के तौर पर यहाँ पे शामिल किया जा सकता है। उसी तरह की बातें हैं, वो कहते हैं ये कमेटी जो है ये मुलाकात करेगी एटलीस्ट वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, ये साल में एक दफा मुलाकात करेगी, और उससे ज्यादा भी मिल सकती है, अगर जरूरत पड़े बोर्ड की तरफ से रिक्वेस्ट की जाए, या कमेटी के चेयरमैन साहब खुद कॉल कर लें मीटिंग, या चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर की तरफ से, या हेड ऑफ एचआर की तरफ से रिक्वेस्ट की जाती है किसी मीटिंग कॉल करें। जो चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर साहब है, अगर ऑलरेडी कमेटी के मेंबर नहीं है, हेड ऑफ एचआर जो है अगर कंपनी के कमेटी के वो सेक्रेटरी नहीं है, या कोई और एडवाइजर जो है, वो मीटिंग अटेंड कर सकता है ओनली बाय इनविटेशन। सीईओ साहब मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, आके एवं नहीं बैठ सकते अगर कमेटी के मेंबर नहीं है, हाँ बुलाया जाएगा तो वो जरूर आएंगे। ठीक है जी, इसी तरीके से आपके जो हेड ऑफ एचआर है वो कंपनी इसकी कमेटी के सेक्रेटरी हो सकते हैं, अगर है तो ऑब्वियसली मीटिंग में बैठेंगे, अदरवाइज वो मीटिंग में नहीं आएंगे जब तक बुलाया नहीं जाएगा। मेंबर ऑफ कमेटी जितने भी बैठे हैं ये उस डिस्कशन का पार्ट नहीं बनेंगे जहां पे इनकी अपनी परफॉर्मेंस के रिव्यू के बारे में कोई डिस्कशन हो रही होगी, कि आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू हो रही है, चीफ एग्जेक्टिव का, और वो मेंबर भी यार वो खुद ही परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहा है, तो ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाता होता है, तो वो काम नहीं करना। अपनी ही परफॉर्मेंस जब रिव्यू हो रही हो, उसके बारे में डिस्कशन हो रही हो, तो उसका पार्ट नहीं बनना। इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे इस कमेटी के टीओआर में उसने बताया, काम क्या है इसके करने वाले, सादा सादा से काम है। इन्होंने जनाब डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन के बारे में बोर्ड को रिकमेंडेशन देनी है, सीनियर मैनेजमेंट की रिकमेंडेशन और उनकी रेम्यूनरेशन के बारे में रिकमेंडेशन देनी है, कौन लोग होने चाहिए, कितनी उनकी रेम्यूनरेशन होनी चाहिए, ये सारा कुछ ये बताएंगे। एनुअली इन्होंने परफॉर्मेंस वैल्यूएशन करनी है बोर्ड की भी और कमेटीज की भी, कि इन्होंने क्या काम किया है, बोर्ड की परफॉर्मेंस ओवरऑल क्या रही है, इन्होंने कंपनी ने कुछ पॉजिटिव इनपुट दिया या नहीं दिया, बोर्ड क्या कर रहा है सारे साल के अंदर, उन्होंने क्या किया, और किस किस पॉलिसी के ऊपर वो कहता है। वो कहता है जी सिलेक्शन, वैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन पैकेज ऑफ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, इनके बारे में हमने कल पढ़ा था कि बोर्ड ने अपॉइंट करना होता है इनको, उनके क्या पर्क्स होंगे ये बोर्ड ने डिसाइड करने, एचआर कमेटी उनको रिकमेंड कर रही होती है कि ये बेनिफिट्स दें, ऑब्वियसली मार्केट को सामने रखते हुए। ठीक है जी, रिकमेंडेशन अगर चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर की तरफ से आती है की मैनेजमेंट पोजीशन के ऊपर, तो ये एचआर कमेटी उसको डिस्कस कर रही होती है, अप्रूव कर रही होती है। ठीक है जी, अगर एचआर के या रेम्यूनरेशन के कंसल्टेंट्स आपने हायर किए हो, जैसे आजकल वो कंपनीज हैं जो सर्विसेज देती हैं, तो उन्होंने अगर हायर किए हैं, कंपनी ने उनको हायर किया है, तो ये कमेटी उनकी रिपोर्ट्स को देख रही होगी कि वो रिपोर्ट्स क्या आ रही है, इनके करने वाला काम चूंकि ये थर्ड पार्टी कर रही है। तो ये इसमें देखें 4 बातें करके उसने जान छुड़ा ली है एचआर कमेटी के अंदर। नेक्स्ट आती है जनाब नॉमिनेशन कमेटी। जी ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपने नहीं बनाई तो आप एक्सप्लेन कर दें कि हमें एचआर कमेटी की जरूरत नहीं पड़ी थी, यहाँ पे उसने मैंडेटरी वाली बात कोई नहीं रखी। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया जनाब नॉमिनेशन कमेटी। वो कहते हैं जी बोर्ड में कॉन्स्टिट्यूट अ सेपरेट कमेटी, एक अलग कमेटी बनाई जा सकती है जिसको हम कहेंगे नॉमिनेशन कमेटी। ये नॉमिनेशन कमेटी वो कहता है इसमें कितने मेंबर्स होंगे, कौन से डायरेक्टर होंगे, वो जो हालात को सामने रखते हुए आपको बेहतर लगता है आप रखें, हम आपको गाइड नहीं कर रहे कि एग्जेक्टिव हो या नॉन एग्जेक्टिव हो। नॉमिनेशन कमेटी किस लिए होगी, ये नॉमिनेशन कमेटी प्योरली बोर्ड और कमेटीज की कॉम्पोजिशन और उनकी कैजुअल वैकेंसीज को फिल करने के लिए होती है। इसमें रिकमेंडेशन देनी है बोर्ड को कि कितनी कमेटी हमारी होनी चाहिए, उसमें कितने लोग होने चाहिए, कौन कौन होना चाहिए, कितने एग्जेक्टिव कितने नॉन एग्जेक्टिव होने चाहिए, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, उसका साइज स्ट्रक्चर, अगर जरूरत है बढ़ाने की तो अगली टर्म में हमने बढ़ाना है, ये सारी बातें बोर्ड के बारे में इसने करनी है, और इसके भी टीओआर बोर्ड की तरफ से तय किए जाएंगे। हाँ हो सकता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके हमारी नॉमिनेशन कमेटी और एचआर कमेटी आपस में कहीं ओवरलैप कर रहे हो, तो बोर्ड ने इंश्योर करना है कि इनकी जो ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो ओवरलैप ना कर रही। और एंड पे एक आती है जनाब रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में उन्होंने ऑप्शन दिया है कि कंपनी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बना सकती है, द बोर्ड में कॉन्स्टिट्यूट द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। इसमें भी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, जी चेयरमैन कौन होगा, एक कमेटी आपस में वोटिंग कर लेगी, या बोर्ड ने अपॉइंट किया, बोर्ड ही जिनको अपॉइंट करेगा कह देगा तो फलां चेयरमैन होगा जी। इसी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में भी सारी आजादी दी गई है, कितने मेंबर होंगे, कौन होंगे, वो कहते हैं जो बोर्ड को बेहतर लगता है वो मतलब केस टू केस वेरी करेगा, वो कर सकते हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी काम क्या करेगी, कल हमने जितनी रिस्क से रेलेवेंट बातें पढ़ी थी ना, कि बोर्ड का काम होता है रिस्क वैल्यूएट करना, असेसमेंट करना, उसको मैनेज करना, ये फिर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी अपने लेवल पे करके फिर बोर्ड के पास भेज रही होती है। तो वही टीओआर बता रहा है आपको इस कमेटी के कि मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ ऑल मटेरियल कंट्रोल्स, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल्स, रिस्क मिटिगेटिंग मेजर्स क्या होंगे, कितने तेज हैं, कितना क्विक हम रिस्पांस दे सकते हैं, और कंपनी का जो फ्रेमवर्क है फॉर मिटिगेशन ऑफ रिस्क,
इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपका जो है उसके बारे में सारी रिकमेंडेशन इन्होंने देनी है, डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर जो एक्सप्लेन करना है ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी आपकी कर रही होती है। तो ये 4 कमेटीज आपके बोर्ड की हो सकती हैं जो सीसीजी ने हमें बताई है। नेक्स्ट जनाब हमें वो इंटरनल ऑडिट के बारे में बात करता है। जो लिस्टेड कंपनी जितनी भी है वो कहते हैं उसके अंदर एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन होगा हर लिस्टेड कंपनी में। जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट है फंक्शनली वो ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट कर रहा होगा क्योंकि इसका काम सारा ऑडिट वाला है। एडमिनिस्ट्रेटिवली ये सीईओ को रिपोर्ट कर रहा होगा क्योंकि सीईओ आपके ऑपरेशंस का हेड होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको रिपोर्ट कर रहा होगा, फंक्शनली ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेगा। और इसका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट का वो भी सीईओ और ऑडिट कमेटी की तरफ से मिलकर किया जाएगा। याद रखने वाली बात यहाँ पे आई है, वो कहते हैं बोर्ड का कोई भी मेंबर किसी भी कैपेसिटी में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकता। मतलब हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट आपका डायरेक्टर नहीं हो सकता, ऑडिट कमेटी उसके लिए अलग उन्होंने बना दी। तो बोर्ड का कोई भी मेंबर जो है वो ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी फंक्शन में काम नहीं कर सकता, किसी भी लेवल पे काम नहीं कर सकता। बोर्ड ने इंश्योर करना है कि जो हमारी इंटरनल ऑडिट टीम है उसमें एक्सपर्ट्स हैं, जो रेलिवेंट नॉलेज जो उनको चाहिए वो उनके पास है, अकाउंट्स का नॉलेज ऑडिट का नॉलेज उनके पास है या नहीं है, और जो लोग हमारे बैठे हैं इंटरनल ऑडिट में सूटेबली क्वालिफाइड भी है या नहीं है। कंपनी हमारी इतने ऑपरेशन उनके फैल चुके हैं और हमारे ऑडिट डिपार्टमेंट में कोई इतना क्वालिफाइड बंदा नहीं बैठा जिसको चीजों के बारे में आइडिया हो। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट में जो लोग बैठे हैं वो भी एक्सपर्ट होने चाहिए, नॉलेज वाले लोग होने चाहिए ताकि उनको पता हो वो क्या देख रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया, अच्छी बात है, सीए वाले एसीसी वाले आपको फर्क भी नजर आएगा, आप फील्ड में कल को जाएंगे आपको नजर आएगा एक फर्क, जो ये प्रोफेशनल लोग हैं और बाकी जो लोग हैं जो सिंपल कोई डिप्लोमा डिग्री लेके बैठे होते हैं यूनिवर्सिटी से, इनमें बड़ा फर्क होता है। नेक्स्ट आ गया जनाब, इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो है वो कहता है कि ये इसको आउटसोर्स भी किया जा सकता है। आप इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को आउटसोर्स भी कर सकते हैं किसी प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म को, या आपकी पेरेंट कंपनी अगर कोई है तो उसका जो ऑडिट स्टाफ है वो भी कर सकता है, आपका इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट उनके हवाले भी किया जा सकता है। लेकिन वो कहते हैं जब आप आउटसोर्स करेंगे, आपका कोई बाहर की कोई पार्टी आके बैठी है, ये ऑडिट फर्म को लोगों ने इंटरनल ऑडिट फंक्शन अपना दिया होता है और उन्होंने टीम बिठाई होती है 5 6 7 लोगों की उस कंपनी के साइज के हिसाब से। लोग कहते हैं उस सूरत में भी कंपनी एक फुल टाइम एम्प्लॉय अपॉइंट करेगी अदर देन सीएफओ। हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट उनका फिर भी मौजूद होगा, नीचे स्टाफ कोई नहीं है, डिपार्टमेंट कोई नहीं है, वो आउटसोर्स किया हुआ है, वो ही कंपनी आके देख रही है। लेकिन आपका एक फुल टाइम इंप्लॉय जरूर मौजूद होना चाहिए हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट के तौर पे, जो कोऑर्डिनेटर हो बिटवीन फर्म जो इंटरनल ऑडिट आपको सर्विसेज दे रही है और बोर्ड के दरमियान। बोर्ड ने अपने बंदे से पूछना है इसी हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट से कि क्या मामला चल रहे हैं। ठीक है जी, आउटसोर्स करते हुए वो कहते हैं आपने ख्याल करना है कि अपने एग्जिस्टिंग जो एक्सटर्नल ऑडिटर है या उसकी कोई एसोसिएटेड कंपनी, उसी को ना अपॉइंट कर दें आप कि इंटरनल ऑडिट वही कर रहे हैं, एक्सटर्नल ऑडिट वही कर रहे हैं, या उनकी कोई एसोसिएटेड कंपनी कर रही है, नहीं करना। ठीक है जी, एसोसिएटेड कंपनी को आपने जो ऑडिटर की एसोसिएटेड कंपनी है, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग होगी, उसको आपने इंटरनल ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट नहीं करना। तमाम इंटरनल ऑडिट की जो रिपोर्ट्स हैं एक्सटर्नल ऑडिटर्स को आप देंगे ताकि वो रिव्यू कर सकें। अगर कोई मेजर फाइंडिंग्स होती हैं उनकी इंटरनल ऑडिट फंक्शन की, तो उसको ऑडिट कमेटी के अंदर डिस्कस किया जाएगा। और हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट की आपको कल उसने बता दी थी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स, वो भी इसके साथ आपने लिंक कर लेनी है कि जो चीफ इंटरनल ऑडिटर होता है उसकी क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स उसने बताई थी। साथ ही जनाब वो आ गया है अब एक्सटर्नल ऑडिट पे। एक्सटर्नल ऑडिट में आया तो हमें हर जगह पे बोल्ड हुआ मैंडेटरी मैंडेटरी लिखा नजर आ रहा है, और यहाँ पे आके क्या बातें बता रहा है, वो कहता है इट इज मैंडेटरी। ये मैंडेटरी है कि कोई भी कंपनी एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे किसी ऐसी फर्म ऑफ ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करेगी जिनके पास क्यूसीआर रेटिंग ना हो। लो जी, एक रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे आ गई। हम तो आर्टिकल ढूंढते हुए देख रहे होते हैं कि हमने क्यूसीआर फर्म में जाना है। वो क्यूसीआर फर्म की सबसे बड़ी जो हमें रिस्ट्रिक्शन नजर आती है नॉन क्यूसीआर की, वो ये है कि वो किसी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। और सीसीजी ने वो बताई है बात कि जिनके पास क्यूसीआर रेटिंग नहीं है, आईकैप की तरफ से जो रेटिंग दी जाती है वो नहीं है, वो लिस्टेड कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। और दूसरी शर्त क्या है, उनको ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड जो है पाकिस्तान का, उसके पास भी रजिस्टर होना चाहिए। ये दोनों शराइत कोई फर्म पूरा करती होगी तो वो एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है किसी लिस्टेड कंपनी की। याद रखने वाली पहली बात। अगली बात, वो कहता है ये मैंडेटरी है कि कोई भी कंपनी एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे किसी ऐसी फर्म को अपॉइंट नहीं करेगी जो फर्म या जिस फर्म का पार्टनर, वो फर्म खुद या फर्म का पार्टनर जो है वो नॉन कंप्लाइंट है किसके साथ, आईपैक की गाइडलाइंस के साथ, या कोड ऑफ एथिक्स जो आईकैप ने इशू किया हुआ है, अगर उस कोड ऑफ एथिक्स की खिलाफ वर्जी वो कर रहे हैं, नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं, आप उसको लिस्टेड कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। अगली बात क्या है, वो कहते हैं ये मैंडेटरी है कि बोर्ड जो है वो रिकमेंड करेगा अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स। मेंबर्स अपॉइंट कर रहे होते हैं ना, उसकी रिकमेंडेशन बोर्ड की तरफ से जाती है। और बोर्ड को किसकी तरफ से रिकमेंडेशन आएगी, वो कहते हैं एज सजेस्टेड बाय द ऑडिट कमेटी। बोर्ड ने सजेस्ट करना है कि हमने कौन ऑडिटर अपॉइंट करना है, उसकी रेमुनरेशन क्या होगी, मेंबर्स उस पर अप्रूवल देंगे। बोर्ड को किसने सजेस्ट किया होगा, वो कहते हैं ऑडिट कमेटी की तरफ से सजेशन आई होगी। और ये जो रिकमेंडेशन है ये डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर शामिल की जाएगी। और अगर आपका जो नया ऑडिटर जिसको आप अपॉइंट करने जा रहे हैं वो अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर है, तो आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, रीजन बतानी पड़ेगी और डायरेक्टर रिपोर्ट में कि आप क्यों चेंज कर रहे हैं अपने एक्सटर्नल ऑडिटर। ठीक है जी, कोड ऑफ एथिक्स की नॉन कंप्लायंस जो है वो इंप्लाइड नहीं है कहीं पे। अगर नॉन कंप्लायंस हो तो उसके ऊपर सजा होती है, पूरी दुनिया को पता चलता होता है कि ये नॉन कंप्लायंट है, इनको एओबी ने सजा दी है। अभी पिछले 2 3 साल पहले मेरा ख्याल है बहुत बड़ी फर्म के पार्टनर को ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड ने सजा दी थी। तो इस तरह का अगर मामला हो तो पता चलता होता है, हमारी तो फील्ड है, आपको आइडिया हो जाएगा कहीं पे कोड ऑफ एथिक्स की खिलाफवर्जी अगर कर रहे हैं तो आईकैप उस पर उनको रिस्ट्रिक्ट कर देता होता है। नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा कौन सी फर्म थी, अच्छा नहीं होता नाम लेना, लेकिन बहुत बड़ा नाम था, इस तरह का एक काम हुआ है 2 3 साल पहले। नेक्स्ट वो कहता है जी मैंडेटरी है कि कोई भी कंपनी अपने एक्सटर्नल ऑडिटर को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए अपॉइंट नहीं करेगी। ठीक है जी, एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट करना है तो ऑडिट के अलावा कोई और सर्विसेज नहीं लेनी, एक्सेप्ट वो कहता है ये रेगुलेशन जहां अलाउ कर रही है या कोई और लॉ कहीं पे अलाउ कर रहा है, उसके अलावा आपने उससे कोई सर्विसेज नहीं लेनी।
सर्विसेज इन एडिशन टू ऑडिट, कोई नहीं लेनी एक्सेप्ट जो आपको इन रेगुलेशन ने अलाउ किया होगा। ठीक है जी। और दूसरी बात क्या जरूरी है, वो कहता है आपने इंश्योर करना है कि ऑडिटर जो है मैनेजमेंट फंक्शंस परफॉर्म ना कर रहे हो। मैनेजमेंट के लेने वाले डिसीजन मैनेजमेंट ने लेने, ऑडिटर्स ने नहीं लेने। जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट करेगी, ऑडिटर ने आके सिर्फ ऑडिट करना है। इसके ऊपर चंद बातें उसने हमें बताई हैं पीएसएक्स रूल बुक में। तो अभी ये रेगुलेशन हम कंप्लीट करने वाले हैं, ये करके मैं आपको इसी से रेलिवेंट जो रूल बुक का वो हमारा पार्ट है वो भी हम यहीं पे कवर कर देते हैं साथ ही। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, वो कहते हैं कि मैंडेटरी है कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर आपने अपॉइंट करना है वो बंदा क्लोज रिलेटिव नहीं होना चाहिए। किसका क्लोज रिलेटिव नहीं होना चाहिए? सीईओ का, सीएफओ का, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट का, कंपनी सेक्रेटरी और डायरेक्टर जितने कंपनी के हैं, इनमें से किसी का क्लोज रिलेटिव नहीं होना चाहिए। और क्लोज रिलेटिव को उसने एक्सप्लेन कर दिया है कि स्पाउस है, पेरेंट्स हैं, डिपेंडेंट है, नॉन डिपेंडेंट चिल्ड्रन सब इसके अंदर आते हैं। इनमें से कोई किसी के साथ ऐसी कोई रिश्तेदारी नहीं होनी चाहिए। मैनेजमेंट लेटर वो कहता है कि मैंडेटरी एक्सटर्नल ऑडिटर देगा विद इन 45 डेज ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, उसको कहा जाएगा कि मैनेजमेंट लेटर दें। नेक्स्ट वो कहता है कि कोई भी मामला अगर ऑडिटर को लगता है कि सिग्निफिकेंट है तो वो लेटर लिखेगा बोर्ड को और अपनी रिपोर्ट साइन करने से पहले उसका अप्रूवल लेगा बोर्ड से। जो कल मैंने तरीकाकार आपको बताया था कि इनिशियल करके अपनी रिपोर्ट साथ बीओडी को लेटर लिख के दे देते हैं, बीओडी अप्रूव करके इन अकाउंट्स को देता है, उस लेटर के बाद फिर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट साइन करता होता है। नेक्स्ट आ गया जनाब रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स की रिक्वायरमेंट आ गई। अब ये भी याद रखने वाली बात आई। वो कहता है तमाम लिस्टेड कंपनीज जो हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर मौजूद हैं वो अपना एक्सटर्नल ऑडिटर चेंज करेंगे आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल बाद इन्होंने अपना ऑडिटर चेंज करना है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर ये जितनी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर लोग मौजूद हैं वो 5 साल बाद चेंज कर रहे होते हैं। ये जितने बैंक है पाकिस्तान में ये हर 5 साल बाद अपना ऑडिटर चेंज कर रहे होते हैं। फिर वो कहता है जी इंटर रिलेटेड कंपनीज जो फाइनेंशियल सेक्टर में है वो कोशिश करेंगे कि उनका जो ऑडिटर है वो सेम होना चाहिए। कि एक बैंक है उसी बैंक के साथ उन्होंने अगर कोई एएमसी बनाई है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई है, तो कोशिश करें कि उनका ऑडिटर जो है वो सेम हो। अब साथ ही उसने एक्सप्लेन कर दिया है फाइनेंशियल सेक्टर कौन है। वो कहता है जी फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब ये है, उसे पता था कि आपने सवाल पूछना है। वो कहता है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आते हैं बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हम पढ़ेंगे इसको, उदारबाज आते हैं उसमें, इंश्योरेंस और तकाफुल इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं। ये तमाम आपके बैंक्स हैं अपना फाइनेंशियल सेक्टर। जो फाइनेंशियल सेक्टर है यहाँ पे ऑडिटर चेंज करना होता है, पार्टनर चेंज करके गुजारा नहीं होगा, एक्सटर्नल ऑडिटर ही चेंज करना है हर 5 साल बाद इन्होंने। लेकिन जो अदर देन फाइनेंशियल सेक्टर में लिस्टेड कंपनीज बैठी हैं उन्होंने एंगेजमेंट पार्टनर रोटेट करना होता है। ठीक है, ये अगली बात उसने ये कर दी है कि तमाम लिस्टेड कंपनीज अदर देन फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो कम से कम वो कहते हैं एंगेजमेंट पार्टनर रोटेट करेंगे। और जिस फर्म को उन्होंने पॉइंट किया है अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें पार्टनर ही एक है तो फिर इनको भी फर्म चेंज करनी पड़ेगी अगर पार्टनर चेंज करने का ऑप्शन नहीं। क्लियर है जी? ये बात आपने याद रखनी है, इसके लिए आपको कोई बुक ना खोलनी पड़े, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया जनाब रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर की। डायरेक्टर्स रिपोर्ट का जिक्र आ गया। वो कहते हैं क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है कंपनीज की इनको पब्लिश किया जाएगा, उनके साथ डायरेक्टर्स का रिव्यू भी दिया जाएगा कंपनी के अफेयर्स पे। जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट ये दी जाएगी क्वार्टरली स्टेटमेंट्स के साथ उसमें ये चीजें मोटी मोटी बताई जाएंगी। कंपनी के टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मेल और फीमेल कितने हैं, बोर्ड की कंपोजिशन चारों आपने बतानी है अपना, जो इंडिपेंडेंट है आपके, नॉन एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव, फीमेल डायरेक्टर, वो भी आपने वहां पे एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट आ गया जनाब बोर्ड कमेटीज के मेंबर्स कौन है, कौन कौन सी कमेटीज है, उसमें कौन कौन लोग बैठे हैं, रेम्यूनरेशन पॉलिसी क्या है हमारे बोर्ड की वो आपने एक्सप्लेन करनी है। और कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट जारी होती है उसमें ऑब्वियसली आपकी एग्रीगेट अमाउंट जाती है रेम्यूनरेशन की, जितनी आप एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स को पे कर रहे होते हैं तो वो आपकी जाती होती है, उसका भी आपने डिस्क्लोजर देना है। ठीक है जी। हम कोड ऑफ एथिक्स की बात नहीं कर रहे यहाँ पे जिस चीज को मैंडेटरी कहा गया है उसको हमें फॉलो करना है। सिग्निफिकेंट पॉलिसीज वो कहते हैं वेबसाइट पे देनी है। वो कहते हैं कंपनी जो है इनमें से कुछ पॉलिसीज जो है वो अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर सकती है। कौन सी पॉलिसीज है? कम्युनिकेशन डिस्क्लोजर पॉलिसी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है जो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी, विसल ब्लोइंग पॉलिसी, आपकी ईएसजी की या सीएसआर की जो या सस्टेनेबिलिटी की जिसको आप कह रहे हैं वो पॉलिसीज। और ये लाइन उन्होंने नई ऐड की है कि आपकी जो सस्टेनेबिलिटी के लिए जो आप मजीद काम कर रहे हैं, DEI पे जो आप काम कर रहे हैं, डाइवर्सिटी के ऊपर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए उस पर क्या पॉलिसी है तो वो भी आपने शामिल करनी है। नेक्स्ट आगे जी टर्म्स ऑफ रेफरेंस आपकी तमाम कमेटीज के वो भी आप वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। और डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन पॉलिसी के तमाम जो की एलिमेंट्स हैं वो आपने बताने हैं। भाई साहब इधर इधर मेरी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ये जो आप बातें कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में करने वाली है जो आप लोगों का बना हुआ है। अच्छा जी नेक्स्ट आ जाए, वो आपको कंप्लायंस स्टेटमेंट की बात कर रहा है। कंप्लायंस स्टेटमेंट क्या है? वो कहते हैं जी मैंडेटरी है कि कंपनी जो है एक स्टेटमेंट पब्लिश करेगी और सर्कुलेट करेगी। एनेक्जर ए में वो कहता है मैंने आपको दी है लेकिन एनेक्जर ए हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमें सिर्फ इसका पर्पस समझना है। कंप्लायंस स्टेटमेंट होती है जी, कंपनी स्टेटमेंट बनाती है कि हमने सीसीजी की कितनी कंप्लायंस की है। वो जो उसने एक्सप्लेनेशन वाली बातें की थी ना वो कंप्लायंस स्टेटमेंट के अंदर आप दे रहे होते हैं। कंपनी उसमें बताती है कि हमने सीसीजी की ये कंप्लायंस की है, फला कंप्लायंस हम नहीं कर सके, उसका ये एक्सप्लेनेशन है। और साथ ही उसने कहा कि ये जो आपने स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस बनानी है इसको आपका ऑडिटर भी रिव्यू करेगा और उसके ऊपर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता होता है, इसको भी सर्टिफाई करता है कि हाँ जी कंपनी ने कंप्लायंस स्टेटमेंट ठीक बनाई है, कुछ इसमें गलत बयानी उन्होंने नहीं की है। और अगर कोई नॉन कंप्लायंस है तो ऑडिटर की तरफ से उसको अपनी रिव्यू रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट किया जाएगा। तो ये जनाब आपका सीसीजी है 36 तक। नेक्स्ट मिसलेनियस है, पेनल्टी उसने बताई है आपको, और एंड पे आके वो रिपील एंड सेविंग्स की बात करता है। कमीशन को उसने कहा रिलैक्सेशन अगर किसी को देनी है तो दे सकता है, हमारे लिए वो रेलिवेंट नहीं है बात। साथ मैंने आपको कहा था अभी कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स के बारे में वो आपके साथ रूल बुक में भी कुछ बातें करता है, तो वो रूल बुक वाली बात भी हम साथ ही एक दफा देख लें ताकि ऑडिटर वाला जो मामला है हमारा यहीं पे क्लोज हो। अच्छा जी, ये आपके सामने मैं डॉक्यूमेंट ओपन करने लगा हूँ।
ये है आपकी पीएसएक्स की रेगुलेशंस। मेरा ख्याल है कि शायद मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उसके अंदर ये चैप्टर 5 हमने पढ़ना है, लेकिन उसी चैप्टर 5 में हम जाते आते ये बात भी पढ़ लें, क्वालिटी ऑफ ऑडिट के बारे में यहाँ भी बात कर रहा है। जिस तरह सीसीजी वाला चैप्टर जो रेगुलेशन थी सिर्फ लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल थी, उसी तरीके से पीएसएक्स की जो रेगुलेशन है वो भी सिर्फ लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल है। तो लिस्टेड कंपनी के ऑडिट के बारे में जब कुछ पूछने लगे तो आपको पता होना चाहिए कंपनीज एक्ट के साथ साथ सीसीजी और पीएसएक्स को भी हमने देखना है कि यहाँ दोनों जगह पे उसने इसके बारे में बातें की हुई हैं। तो क्वालिटी ऑफ ऑडिट में बातें वही कर रहा है जो सीसीजी में उसने की थी, चंद एडिशनल बातें वो हमें यहाँ पे बता रहा है। वो कहता है जनाब तमाम जो लिस्टेड कंपनीज हैं ये फैसिलिटेट करेंगी अपने ऑडिटर को क्यूसीआर। जब इनका क्यूसीआर होगा ऑडिट फर्म का, तो अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिस्टेड कंपनी अपने ऑडिटर को अकोमोडेट करेगी। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए आईकैप उनसे मांग रहा है, ये इन्फॉर्मेशन ये कंपनीज उनको देंगी। तमाम लिस्टेड कंपनीज अपने ऑडिटर को अथॉरिटी भी देंगी कि वो अपना डेटा आईकैप के साथ शेयर कर सकते हैं जो डेटा आईकैप मांगेगा उनसे। ठीक है जी। अगली रिक्वायरमेंट क्या आई है, वो कहते हैं जी लिस्टेड कंपनी किसी ऐसे बंदे को ना ऑडिटर अपॉइंट करेगी, अगर ऑलरेडी अपॉइंटेड है तो उसको रिटेन नहीं करेगी जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में जिसको सजा हुई है। किसकी तरफ से? वो कहता है कमीशन की तरफ से हो या कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से हो, 5 साल तक उसके ऊपर पाबंदी होगी और पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, अनलेस के शॉर्टर पीरियड को फिक्स कर दिया जाए सजा देने वाली अथॉरिटी की तरफ से। अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट उसने किया है, उसको सजा हुई है, तो लिस्टेड कंपनी उसको अपना ऑडिटर अपॉइंट नहीं करेगी। और अगर किसी फर्म को आप अपॉइंट करने लगे हैं और फर्म के किसी पार्टनर को सजा हुई है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के केस में, तो फिर उस फर्म को उसी सूरत में अपॉइंट किया जा सकता है। ये सिर्फ उसी सूरत में एलिजिबल होगी अगर ये आपकी जो फर्म है ये कंफर्मेशन देती है, रिटर्न कंफर्मेशन देती है स्टॉक एक्सचेंज को और कमीशन को। साथ आई आपको भी उसकी कॉपी भेजेगी और लिख के ये बताती है कि जनाब ये जो पार्टनर जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जिसने किया है, हम इसको किसी लिस्टेड कंपनी के ऑडिट में इन्वॉल्व नहीं करेंगे अगले 5 साल तक। उस सूरत में अपॉइंट किया जा सकता है, अदरवाइज फर्म को भी इस ऑडिट से पीछे हटना पड़ेगा, आप उसको अपॉइंट नहीं करेंगे। अब सवाल ये आता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या होता है? उसने साथ ही एक्सप्लेन कर दिया है, एक लंबी चौड़ी सी लिस्ट हमें दे दी है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की। नहीं, उनको हमने हायर नहीं करना। नॉन कंडक्ट उसको सजा होगी, सबको पता चल जाएगा कि ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट उन्होंने किया। ये क्या होगा? वो कहते हैं अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी, कोई फैक्ट इसको पता था और उसने रिपोर्ट नहीं किया, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। इसने जो ओपिनियन दिया उसके लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन इसने नहीं ली, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो हमने लेना होता है वो नहीं दिया और अपना ओपिनियन दे दिया उसके ऊपर। कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है जो मिसलीडिंग है या डिसेप्टिव है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आएगा। कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है इसने, कोई गलत काम किया है या किसी और बंदे को इसने हेल्प किया कोई काम करने के लिए, मतलब इसको मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है भाई साहब उसकी हेल्प कर रहे हैं, अगर इस तरह का काम किया तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आएगा। बाकी सजाएं तो अपनी जगह पे मौजूद है। फिर वो कहता है जी कोर्स ऑफ जस्टिस को रोका है इसने, इंसाफ की राह में रुकावट बनाएगी किसी भी तरीके से। ठीक है, कोई एविडेंस इसने फैब्रिकेट किया है, उसको छुपाया है, उसको चेंज किया है, कोई इस तरह का काम किया है, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं किसी बंदे को धोखा दिया है इन्होंने, ये धोखा बातों वाला धोखा नहीं है, दुकानदारी वाला धोखा नहीं है, ये प्रोफेशनल धोखे की बात हो रही है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट देके जो उसको पता था कि गलत है, इसी को फैक्ट्स पता थे लेकिन ये फैक्ट्स इसने छुपा लिए, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। किसी ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऊपर इसने अपना ओपिनियन दिया है जिसका ये मतलब ऑडिटर पॉइंट ही नहीं हो सकता था, जिसमें ये फर्म या पार्टनर है इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था, उसी के ऊपर अपना ओपिनियन दे रहा है, मतलब घर के मौलवी फतवा दे रहे हैं। या वो कंपनीज एक्ट की किसी प्रोविजन के अंदर उसको सजा दे दी गई है तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। या वो कहते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कमीशन की तरफ से उसको डिक्लेयर कर दिया जाए किसी भी और वजह से जो कमीशन को पावर्स वक्तन फवक्तन मिलती रहेंगी। तो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आपको पता होना चाहिए, पीएसएक्स की रेगुलेशंस के अंदर आपको उसने मेंशन किया हुआ है। और जाते आते फिर और एक बात बताई उसने, अभी जो हम ऊपर पढ़ के आए थे, उसने कहा था कि लिस्टेड कंपनीज अपने ऑडिटर से एडिशनल सर्विसेज नहीं लेंगी एक्सेप्ट द ऑडिट, ऑडिट के अलावा एडिशनल सर्विसेज नहीं लेंगी। वो कौन सी सर्विसेज है हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने हमें एक्सप्लेन कर दिया यार, एक पूरी लिस्ट उसने दे दी। वो कहते हैं लिस्टेड कंपनी का जो ऑडिटर है वो ये सर्विसेज अपने क्लाइंट को नहीं देगा जिसका वो ऑडिट करना है। वो कौन सी सर्विसेज है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। खबरदार अगर किसी ने कहा कि सर ये काम तो प्रैक्टिकली हो रहे हैं और ऑडिटर करके दे रहा है, हम यहाँ पे किताबी बात पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिकली भी उसको फॉलो करना होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अकाउंटिंग सर्विसेज ये नहीं देगा। कोई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम लगा रहे हैं, कोई हम अपने पास ईआरपी इंप्लीमेंट करने लगे, हमारा ऑडिटर ही आके डिजाइन करके दे रहा है, ये काम नहीं करना। वैल्यूएशन सर्विसेज नहीं देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, मटेरियल आइटम्स की, कि इधर आप उससे वैल्यूएशन ले रहे हैं उधर उसके ऊपर ओपिनियन ले रहे हैं उसका कि ठीक है ये नहीं है। ठीक है, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस जब हम पढ़ेंगे वहां पे हम देखेंगे एक एक्चुअरी अपॉइंट किया जाता है, तो ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटर एक्चुअली अपॉइंट नहीं हो सकता, इंश्योरेंस ऑडिट भी कर रहा हो और एक्चुअली भी अपॉइंट हो, ये काम नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है जी, कोई इंश्योरेंस एंटिटी के केस में कोई असेसमेंट आई है, लॉस असेसमेंट आई है, वो ये सर्विसेज नहीं दे सकते। इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज नहीं दे सकते हैं, एचआर की सर्विसेज नहीं दे सकते हैं फॉर एग्जेक्टिव रिक्रूटमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल जो आपने करने होते हैं वो काम नहीं कर सकते। कोई लीगल सर्विसेज नहीं दे सकते, मैनेजमेंट फंक्शन नहीं कर सकते, कॉर्पोरेट फाइनेंस की सर्विसेज नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा वो कहता है कोई और फाइनेंशियल इफेक्ट किसी ट्रांजेक्शन की एस्टिमेशन करनी है वो काम ये नहीं कर सकते हैं, शेयर रजिस्ट्रार की सर्विसेज नहीं दे सकते हैं। और वो कहता है इसके अलावा कुछ सर्विसेज जो आईकैप की काउंसिल वक्तन फवक्तन दे देगी विद प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन, जिनको प्रोहिबिटेड सर्विसेज कह दिया जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे जगह जगह पे आपके इदारे का जिक्र आ रहा है, आई क्या उन्होंने पावर दिया कि वो कमीशन को रिकमेंडेशन देंगे कि ये सर्विसेज जो है इनको प्रोहिबिटेड सर्विसेज आप डिक्लेयर कर दें, तो वो सर्विसेज इन्होंने नहीं देनी। शेयर ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं शेयर रजिस्ट्रार, हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, शेयर रजिस्ट्रार कंपनी ने जो अपॉइंट करना होता है, ये उसकी बात कर रहा है यहाँ पे, जो शेयर्स के ट्रांसफर के मामला को देखते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट वो कहता है कमीशन आई कैप की रिकमेंडेशन पे या मतलब अपनी डिस्क्रिप्शन पे वो मतलब कोई एडिशनल रिस्ट्रिक्शन जो है वो अगर लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है, कोई और सर्विसेज ऐड करना चाहता है तो वो कर सकता है। एंड पे आके फिर एक और बात बताई, वो कहते हैं लिस्टेड कंपनी किसी ऐसे बंदे को ऑडिटर ना अपॉइंट करेगी ना रिटेन करेगी। कौन बंदा? वो कहते हैं अगर कंपनी ने उस बंदे को
या उससे एसोसिएटेड बंदा, कोई आपके ऑडिटर से एसोसिएटेड बंदा जो है, पिछले 1 साल में आपने इंगेज रखा है कंसल्टेंट या एडवाइजर के तौर पे ऊपर वाली सर्विसेज लेने के लिए। मतलब कोई ऑडिटर भी ये सर्विसेज नहीं दे सकता और ऑडिटर से का एसोसिएटेड पर्सन भी ये सर्विसेज नहीं दे सकता। अब साथ ही उसने एसोसिएटेड को एक्सप्लेन कर दिया कि एसोसिएटेड कौन होगा। वो कहता है जी एसोसिएटेड पर्सन वो होगा, ऑडिटर का एसोसिएटेड हम उस सूरत में कहेंगे अगर वो बंदा किसी फर्म के अंदर पार्टनर है, किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, या किसी कंपनी के अंदर 20% या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर रखता है, और हमारा ऑडिटर भी उस फर्म के अंदर पार्टनर है, या उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, या उस कंपनी में 20% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग रखता है। याद करें जो एसोसिएटेड कंपनी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, सेम इसी तरह की डेफिनेशन बताई थी उसने कि एक बंदा अगर एक जगह पे पार्टनर हो, दूसरी जगह पे डायरेक्टर हो, तो इसी फर्म में दूसरा बंदा अगर पार्टनर है तो आपस में एसोसिएटेड हो। तो ये अब उसने एसोसिएटेड पर्सन हमें ऑडिटर का वही एक्सप्लेन किया कि ये ऑडिटर हमारा किसी फर्म के अंदर पार्टनर है, वो बंदा भी इस फर्म में पार्टनर है, तो वो एसोसिएटेड पर्सन होगा। वो बंदा भी ये सर्विसेज नहीं दे सकता जो ऊपर बताई है। अगर उसे सर्विसेज नहीं है तो आप ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एसोसिएटेड है विद दैट पर्सन जिससे आप ये सर्विसेज ले चुके हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से आप अपने ऑडिटर से ये सर्विसेज नहीं ले सकते हैं। क्लियर है जी? या वो कहता है कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट है जिसमें हमारा ये ऑडिटर डायरेक्टर है या 20% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग रखता है, तो वो कंपनी इसकी एसोसिएटेड होगी, उस कंपनी को भी आप ये सर्विसेज लेने के लिए यूज नहीं कर सकते। फिर वो कहता है अब रिश्तेदारी की बात आ गई कि एक्सटर्नल ऑडिटर आप किसी ऐसे बंदे को भी नहीं बना सकते जो क्लोज रिलेटिव है। क्लोज रिलेटिव कौन? स्पाउस है जी, पेरेंट्स है, डिपेंडेंट है, नॉन डिपेंडेंट चिल्ड्रन है। कौन? ये बात उसने सीसीजी के अंदर भी हमें बताई है। किसके? वो कहता है सीईओ, सीएफओ, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट या डायरेक्टर। ये वही बात एज इट इज उसने यहाँ पे थोड़े से वर्डिंग चेंज करके उसने बता दी है कि इसको भी आप अपना ऑडिटर अपॉइंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वो कहता है मैनेजमेंट लेटर वाली बात, ये भी हम अभी सीसीजी के अंदर पढ़ के आए हैं कि लिस्टेड कंपनी अपने ऑडिटर से मैनेजमेंट लेटर भी लेगी विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अगली बात भी वही है जो सीसीजी के अंदर उसने लिखी है कि आपके ऑडिटर को, लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर को अगर लगता है कोई मामला सिग्निफिकेंट है तो वो बोर्ड के सामने रखेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले। तो ये सीसीजी पढ़ के हमें आइडिया हुआ कि सीसीजी सिर्फ लिस्टेड कंपनी के देखने के लिए नहीं है, सीसीजी लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर ने भी देखना है कि सीसीजी या रूल बुक के तहत वो कौन से काम कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, कौन सी चीजें कब कब कहां कहां पे कैसे कैसे रिपोर्ट करनी है उन्होंने। क्लियर है जी? तो हमारा जनाब ये सीसीजी कंप्लीट हुआ अलॉन्ग विद पीएसएक्स की रेलिवेंट रेगुलेशन जो एक्सटर्नल ऑडिट से रेलिवेंट है वो हमने देखी। अब इसी टॉपिक के ऊपर जो दूसरी लाइन आइटम है हमारे साथ वो है पब्लिक कंपनी के रूल्स, पब्लिक सेक्टर कंपनी के रूल्स, जिसको हम पब्लिक कंपनी का सीसीजी कहते हैं। उसमें भी इसी तरीके की बातें की गई हैं। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या ख्याल है? तो ब्रेक के बाद आगे स्टार्ट करते हैं।
जी जनाब, अवेलेबल है तमाम लोग? अच्छा जी, ये जो डॉक्यूमेंट आपके सामने मैंने ओपन किया है, ये वो पहला डॉक्यूमेंट है जिसे आप कह सकते हैं कि अब हम बेयर एक्ट से हटे हैं और नोट्स पे आ गए हैं। ठीक है जी, केस के ऊपर जो हेडिंग आपको नजर आ रही है वो भी ये लिखा हुआ है कि नोट्स ऑन पब्लिक सेक्टर कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स। टॉपिक है हमारा पब्लिक सेक्टर कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स 2013। पीएससी रूल्स इनको कहा जाता है, पीएससी पब्लिक सेक्टर कंपनी, उसकी गवर्नेंस के रूल्स हैं। तो ये मैंने आपके नोट्स बनाए हैं, इसको मैंने बेयर फॉर्म में नहीं रखा क्योंकि इसके अंदर थोड़ी डिटेल में बातें की थी, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगी वो नोट्स में मैंने आपके सामने रख दी हैं। एक दफा मैं आप लोगों को लाजमी ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस टॉपिक को बेयर से लाजमी एक दफा रीड करें, ये नोट्स पढ़ने के बाद फिर आप रिवीजन नोट से कर सकते हैं। एंड तक नोट्स आप अपने साथ रखें, इसी से पढ़ते रहें, कोई मसला नहीं होगा। तो लिस्टेड कंपनी का सीसीजी हमने पढ़ लिया है। ये जो हम पढ़ने लगे हैं टॉपिक, ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनीज पर है। ठीक है जी, अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी लिस्टेड भी है तो उस पर फिर सीसीजी भी अप्लाई होगा और ये पीएससी के रूल्स भी अप्लाई होंगे। ये इसी हेडिंग के साथ है जी, पब्लिक सेक्टर कंपनी रूल्स। तो याद रखनी है ये चीज, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पब्लिक सेक्टर कंपनीज पे ये एप्लीकेबल है सिर्फ। अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी लिस्टेड भी है, उस केस में ये रूल्स भी अप्लाई होंगे और सीसीजी उसके ऊपर भी रेगुलेशन अप्लाई होंगी। और इसको वो क्लियर भी कर रहा है आगे आगे। वो कहता है जनाब ये रूल्स अप्लाई होते हैं टू ऑल पब्लिक सेक्टर कंपनीज, और इन केस ऑफ लिस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी वो कहता है दोनों अप्लाई होंगे। अगर कोई इनकंसिस्टेंसी आती है इन रूल्स और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आपस में, तो इन रूल्स की जो प्रोविजन है वो प्रिवेल करेंगी। पब्लिक सेक्टर कंपनी लिस्टेड, उस पर अगर कोई ऐसी बात उसने लिखी है जो सीसीजी के अंदर डिफरेंट लिखी है, तो फिर इन रूल्स को फॉलो किया जाएगा। ठीक है जी, ये बुनियादी बातें हैं याद रखने वाली। अगली बात तो करता है जनाब पब्लिक सेक्टर कंपनी की, कि पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या होती है। याद करें, जब हमने पहले दिन क्लास पढ़ी थी तो मैंने आपको इसकी हल्की सी डेफिनेशन बताई थी कि पब्लिक सेक्टर कंपनी वो कंपनी जिसको गवर्नमेंट ओन करती है। यहाँ पे उसकी वो फॉर्मल डेफिनेशन हमें बता रहा है। क्या डेफिनेशन है? वो कहता है वो कंपनी, वो प्राइवेट या पब्लिक दोनों में से कोई भी हो सकती है, जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल या ओन किया जा रहा हो, जिसका नॉट लेस देन 51% ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ओन कर रही हो, हेल्ड बाय द गवर्नमेंट और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट की कोई बॉडी वो इसको ओन करके बैठी है। या वो कहता है इस कंपनी में अगर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की किसी बॉडी के पास राइट है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं मेजोरिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स, तो हम इसको पब्लिक सेक्टर कंपनी कहेंगे। ठीक है जी। और इसमें वो कहता है सेक्शन 42 वाली जो नॉन प्रॉफिट कंपनीज होती हैं वो भी इसके अंदर कवर हो जाती हैं, जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। अगर उनको गवर्नमेंट ओन कर रही है तो वो नॉन प्रॉफिट कंपनी होगी, लेकिन वो पब्लिक सेक्टर कंपनी होगी। ठीक है जी। अगली डेफिनेशन वो कहता है एग्जेक्टिव की है, कुछ कुछ टर्म्स आगे हमें यूज करनी है जो जी। नॉन प्रॉफिट कंपनी जो हमारी होती है, जो अंडर सेक्शन 42 रजिस्टर होती है। मैंने पहले भी बताया था कि जो एनजीओ होती हैं इनकी रजिस्ट्रेशन का डिफरेंट तरीकाकार होता है। ट्रस्ट भी बना के चला सकते हैं आप, सेक्शन 42 वाली कंपनी बना के भी चला सकते हैं। तो कंपनीज एक्ट या कमीशन उसके बारे में बात करता है जो अंडर 42 सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट रजिस्टर होती है। नहीं जी, जरूरी थोड़ी आर्मी और कंपनी जिसमें जाए, एनजीओ के अंदर, एनजीओ की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर देखना होता है हमेशा। अगर किसी के माथे पे लिख दिया गया कि इसके ऊपर आर्मी बैठी है, तो जरूरी नहीं आर्मी उसको ओन कर रही हो। अगर आर्मी डायरेक्टली ओन कर रही है तो वो गवर्नमेंट का एक इदारा है, पब्लिक सेक्टर होगी, लेकिन डायरेक्टली ओन कर नहीं रहे हैं। उनके स्ट्रक्चर जरा पढ़ के देखिएगा, स्ट्रक्चर उनके डिफरेंट है, उनके पीछे ओनरशिप किसकी है वो जरा देखिएगा। नेक्स्ट आ गया जनाब एग्जेक्टिव की डेफिनेशन। वो कहता है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी का एम्प्लॉई जो इंटरेस्टेड है विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो मैनेजरियल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको हम एग्जेक्टिव कहेंगे। इसमें चीफ एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं। नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर आपका वो डायरेक्टर जो मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, उसको हम कहते हैं नॉन डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने उठाई है, यहाँ पे लाके लिख दी है, लेकिन वहां पे हमने जगह जगह पे 3 साल का क्राइटेरिया पढ़ा था, यहाँ पे 2 साल का है। बाकी सब बातें उसने इसके अंदर वही लिखी है, सेक्शन 166 वाली। वो कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब वो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सर्विस में नहीं है। सेक्शन 166 में भी उसने आखिरी पैराग्राफ में ऐसी बात की थी कि गवर्नमेंट का इंप्लॉई ना हो, किसी स्टैट्यूटरी बॉडी, किसी इंस्टीट्यूशन का जिसको ओन करती है या कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, या उसका गवर्नमेंट के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक ना हो, उसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है जी। नेक्स्ट वो कहता है स्पेसिफिकली जब बात करने लगता है, जैसे 166 में बात की थी वही बातें यहाँ पे, वो कहता है उसको हम इंडिपेंडेंट कंसीडर नहीं करेंगे। कब? अगर वो इंप्लॉय रह चुका है पब्लिक सेक्टर कंपनी का, इसकी सब्सिडी का या होल्डिंग का ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स। वहां पे याद करें उसने 3 साल की बात की थी, बात वही है, यहाँ पे 2 साल कर रहा है। या वो कहता है उसका कंपनी के साथ पिछले 2 सालों में कोई मटीरियल बिजनेस रिलेशनशिप रहा हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है जी। या वो कहता है उसने कंपनी से रेम्यूनरेशन ली हो पिछले 2 सालों में, अपनी अपॉइंटमेंट से पहले पिछले 2 सालों में कोई रेम्यूनरेशन उसने ली हो अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टर्स फी और एक्सक्लूडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स। जो पॉइंट वहां पे बड़ी डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वही बात यहाँ पे उसने सारी वही बातें लिखी हैं, सिर्फ 3 साल की जगह पे उसने 2 साल कर दिया। नेक्स्ट वो कहता है वो क्लोज रिलेटिव नहीं होना चाहिए कंपनी के प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और मेजर शेयर होल्डर्स का। रिलेटिव की जहां बात आई उसमें साथ ही में एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे रिलेटिव का मतलब क्या है। अगेन वही बात, क्रॉस डायरेक्टरशिप नहीं होनी चाहिए बाकी डायरेक्टर्स के साथ, या सिग्निफिकेंट लिंक्स नहीं होने चाहिए बाकी डायरेक्टर्स के साथ। और एंड पे आके वो कहता है उसने बोर्ड पे अगर 2 से ज्यादा कंसेक्टिव टर्म्स के लिए वो अपॉइंट अपना सर्व कर चुका है अपनी अपॉइंटमेंट से पहले, तो फिर अब वो तीसरी टर्म के लिए इंडिपेंडेंट नहीं होगा।
ठीक है, अब उसकी इंडिपेंडेंस खत्म हो चुकी है। क्लियर है जी। नेक्स्ट आ गया जनाब साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट का क्राइटेरिया, 7 रूल का रेफरेंस दिया है। वो कहते हैं जी ये क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है फॉर कंप्लायंस साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर कंपनी की। इन रूल्स के अंदर स्पेसिफिक बातें बहुत कम की हैं उसने। जैसे हमने सीसीजी की रेगुलेशन पढ़ी ना, वहां पे चंद स्पेसिफिक बातें थी, चंद जनरल बातें थी जो मैंने कहा था आपने सिर्फ रीड करनी है और खत्म हो जाना है। यहाँ पे स्पेसिफिक बातें उसने बहुत कम की हैं, ज्यादा जेनेरिक बातें उसने की हैं। तो वो कहता है जनाब साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट जो पब्लिक सेक्टर कंपनी की है उसके लिए क्या क्राइटेरिया, वो कहता है पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है उसका जो बिजनेस है वो कैरी किया जा रहा है विद इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ड्यू केयर, प्रोफेशनल स्किल्स, तो हम कहेंगे साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट। तमाम डायरेक्टर्स कंपनी के जो सीईओ है वो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हो, फिर हम कहेंगे साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट है। ठीक है, नहीं नहीं, ये तो एक पीक की बात कर दी ना कि मैनेजमेंट पागल नहीं होनी चाहिए। मैनेजमेंट पागल नहीं भी है तो कम से कम सियानी भी है, तो इतनी सियानी जरूर हो कि मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से चला सके। ठीक है जी। नेक्स्ट वो कहता है पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है वो उसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए जो फिट एंड प्रॉपर भी हो ताकि इस कंपनी के बिजनेस को वो चला सकें। और एडिक्वेट अकाउंटिंग अदर रिकॉर्ड जो है कंपनी के बिजनेस का वो उन्होंने मेंटेन करना है। साथ ही हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड को भी एक्सप्लेन कर देता है वो कि एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या है। जी क्रॉस डायरेक्टरशिप यहाँ पे सेम है जो मैंने ऊपर बताया आपको, 166 में जो पढ़ा था। तो अकाउंटिंग एंड अदर रिकॉर्ड जो है उसको वो कहता है अगर हम एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड किस रिकॉर्ड को कहेंगे, वो कहता है वो रिकॉर्ड एडिक्वेट होगा जो मतलब जिसको देख के लगे कि कंपनी का जो बिजनेस है वो प्रूडेंटली मैनेज किया जा रहा है, उसको हम कहेंगे जी एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। और वो जितने लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल हैं, जो ऑब्लिगेशन उसकी हैं वो उनको फॉलो करते हुए अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो हम कहेंगे जी एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। तमाम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस कर रहे हैं, जो रेलिवेंट प्रोफेशनल बॉडीज है पाकिस्तान के अंदर जो बताती हैं उसके मुताबिक डिस्क्लोजर्स दे रहे हैं, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो हम कहेंगे एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड है जी। फिर उसने ऊपर दूसरी बात की थी कि फिट एंड प्रॉपर के क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हो। अब साथ ही हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि ये फिट एंड प्रॉपर पर्सन कौन होगा जिसको हम फिट एंड प्रॉपर समझेंगे। वो कहता है फिट एंड प्रॉपर जनाब क्राइटेरिया अप्लाई होगा आपका इन लोगों पे, वो बंदा कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, या कोई रिप्यूटेड बिजनेसमैन हो, या रिकग्नाइज्ड प्रोफेशनल हो विद एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी पे कोई सवाल उस पे ना उठाए, कोई कन्विक्शन ना हो उसके, किसी केस में 302 का वो सजा याफ्ता है और इधर आपने उसको डायरेक्टर बनाया, नहीं बना सकते। उसकी कॉम्पिटेंस के तौर पे, कॉम्पिटेंट के तौर पे जाना जाता है, उसकी कॉम्पिटेंस का लोगों को पता हो, अच्छी रेपुटेशन हो, करेक्टर हो, ऑनेस्ट हो, उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, कंपनी एक्ट की किसी प्रोविजन के तहत डिस्क्वालीफाई ना हुआ हो, और कमीशन के किसी ऑर्डर के तहत उसको सजा ना हुई हो। कौन कौन सी सजा, वो कहते हैं जनाब उसका कोई सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर उसको दिया गया था कमीशन की तरफ से, उसको कैंसिल ना किया गया हो उसकी हरकतों की वजह से। किस वजह से, कौन सी हरकतें, वो कहता है इनसाइडर ट्रेडिंग की हरकत हो सकती है उसकी तरफ से। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है इसको हाईलाइट कर लें, अगली क्लास में हमने इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में इनसाइडर ट्रेडिंग को पढ़ना। तो इनसाइडर ट्रेडिंग में अगर इन्वॉल्व हुआ कमीशन की तरफ से, सर्टिफिकेट उसका कैंसिल कर दिया गया, या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या मार्केट मैनिपुलेशन प्रैक्टिसेस के अंदर वो शामिल हो रहा है, तो अगर इस तरह की कोई सजा हुई है उसको, या इलीगल बैंकिंग में या डिपॉजिट टेकिंग के अंदर इन्वॉल्व हुआ है, डबल चावल वाला काम तो नहीं कर रहा, अगर इस तरह का वो काम कर रहा है तो यहाँ पे वो फिट एंड प्रॉपर नहीं है। वो कहता है स्टॉक ब्रोकर भी नहीं होना चाहिए, या ब्रोकर का कोई एजेंट भी नहीं होना चाहिए। और अगली बात वो कहते हैं कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी ना आता हो उसका, कोई पोलिटिकल ऑफिस होल्ड ना कर रहा हो, कि उधर पोलिटिकल ऑफिस होल्ड करके बैठा है और यहाँ पे उसको कंपनी में आपने डायरेक्टर लगाया हुआ है। मतलब वो कहता है ये सारा जो रूल्स है ये देने का मकसद उनका ये था कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज को जो भी गवर्नमेंट आए वो अपने लोगों को नवाजने के लिए इस्तेमाल ना करना शुरू कर दे, कि हमारा जनाब फलां पॉलिटिकल वर्कर है, बड़ी मेहनत की है उसने और कहीं नहीं मिल रहा तो किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी के बीओडी में बिठा दिया लाके, या उसने को पोजीशन दे दी उसको। ऐसा काम नहीं करना है आपने। ठीक है जी। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इनसाइडर ट्रेडिंग में। नेक्स्ट वो कह रहे हैं जी, पहले तो उसने बता दिया फिट एंड प्रॉपर कौन होगा, अब वो कह रहा है जी फिट एंड प्रॉपर ऊपर वाले सारे क्राइटेरिया में पूरा उतरता था वो, लेकिन फिर भी कोई ऐसी हरकत की तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, शैल सीज टू बी कंसीडर्ड एज फिट एंड प्रॉपर पर्सन। कब कब होगा, वो कहते हैं अगर कोर्ट की तरफ से वो कन्विक्टेड हो गया, कोई भी जुर्म उसने किया, अगर किसी कंपनी के अगेंस्ट वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ गया जिसमें भाई साहब ऑफिसर थे, कंपनी वाइंड अप हो रही है, उसने कहा चलो और पढ़े कुछ और भी पढ़े, जो वहां पे बुरा था वो यहाँ पे भी बुरा है, वो कंपनी वाइंड अप हो रही है ये इसको भी वाइंड अप करवाएगा। या वो कहता है वो खुद या उसका कोई क्लोज रिलेटिव जो है वो किसी बिजनेस में एंगेज्ड है जो सेम नेचर का है जो पब्लिक सेक्टर कंपनी का, मतलब कंपीटिंग बिजनेस कर रहा है, फिट एंड प्रॉपर नहीं है जी। वो अपनी ड्यूटीज ड्यू डिलीजेंस और स्किल के साथ नहीं सर अंजाम दे रहा, फिट एंड प्रॉपर पर्सन नहीं है। या वो कहते हैं कहीं भी कोई बात फिट नहीं हुई, एंड पे आकर उसने कह दिया इसकी जो एसोसिएशन है ना पब्लिक सेक्टर कंपनी के साथ, ये हमारे ख्याल में बेहतर नहीं है, इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट लग रही है। मतलब आप कोई बंदा उठाएं जो बदनाम जमाना हो, दुनिया उसको करप्ट कह रही हो, सजा याफ्ता हो, और आप उसको उठा के पब्लिक सेक्टर कंपनी में लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसकी जो एसोसिएशन है वो बेहतर नहीं होगी यहाँ कंपनी के साथ। अब आते हैं चंद स्पेसिफिक बातों पे, यहाँ भी उतनी स्पेसिफिक बातें उसने नहीं की जितनी सीसीजी के अंदर की थी। कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड की बात कर रहा है, वो कहता है बोर्ड जो है इसमें एग्जेक्टिव, नॉन एग्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव, ये तमाम लोग मौजूद होंगे जिनके पास स्किल्स, कॉम्पिटेंस, नॉलेज, एक्सपीरियंस सब कुछ होना चाहिए, कोर कॉम्पिटेंसीज इनके पास होनी चाहिए कंपनी के ऑपरेशंस को चलाने के लिए। कम से कम 1/3 ऑफ टोटल मेंबर जो है ये इंडिपेंडेंट होंगे, वहां उसने कहा था 2 or 1/3 विच एवर इज हायर, यहाँ पे उसने 1/3 की बात की है, 2 की बात क्यों नहीं की, क्योंकि हो सकता है कोई प्राइवेट कंपनी के ऊपर की बात एप्लीकेबल हो, वहां पे डायरेक्टर ही 2 हो। ठीक है जी, तो इस सूरत में हो सकता है यहाँ पे आपके डायरेक्टर ही वो, तो 1/3 की बात वो कर रहा है, 1/3 आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर वो कहता है इसने एक्सप्लेन करना है नॉन एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो कहते हैं कोई शेयर ऑप्शन स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा,
या इस तरह की पब्लिक सेक्टर कंपनी स्कीम की तरफ से कंपनी की तरफ से कोई स्कीम आती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इंडिपेंडेंस उसकी खत्म हो जाएगी। अब आती है एक टेक्निकल बात जिसको आपने याद रखना है, वो क्या है? वो कहता है जी कोई भी बंदा इंडिपेंडेंट अपना पब्लिक सेक्टर कंपनी में जिसको आप डायरेक्टर नॉमिनेट कर रहे हैं या इलेक्ट करवा रहे हैं, ही कैन नॉट बी डायरेक्टर ऑफ मोर देन 5 पब्लिक सेक्टर कंपनीज एंड लिस्टेड कंपनीज साइमल्टेनियसली एक्सेप्ट देयर सब्सिडरीज। एक बात हमने सीसीजी में पढ़ी, उसने कहा जी लिस्टेड कंपनीज में हमने देखनी है डायरेक्टरशिप, और 7 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज में वो डायरेक्टर नहीं होगा। उसमें भी उसने उनकी सब्सिडरीज को एक्सक्लूड कर दिया था, और आपको बार बार कंफ्यूजन हो रही थी कि एक से ज्यादा सब्सिडरी में हो, ऐसे हो ऐसे हो। हमारा वो क्लियर हुई बात। अब आके उसने नई बात कर दी है। तो जब पब्लिक सेक्टर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है, वही नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप उसने 7 से कम करके 5 कर दी है। ठीक है जी। अब अगर हम कहते हैं कि हम अपने उमैर साहब को डायरेक्टर बनाना चाहते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी में, तो पूछा जाएगा कि उमैर साहब इससे पहले कितनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज में डायरेक्टर हैं? उन्होंने कहा 3 में। हाँ जी बना सकते हैं क्योंकि 5 की लिमिट है। उन्होंने कहा नहीं नहीं रुकिए, उमैर साहब 4 लिस्टेड कंपनीज के अंदर भी डायरेक्टर है। अच्छा, फिर हमारी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि हमने जब नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप देखनी है फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो उसमें लिस्टेड और पब्लिक सेक्टर कंपनी दोनों को मिला के देखना है। हो सकता है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी लिस्टेड ना हो, लेकिन यहां पे हमने उसको काउंट करना है अपने टोटल नंबर में, और ये नंबर भी 7 से उठा के उसने कितना कर दिया है? 5। ठीक है जी, याद रहेगी ये बात, किसी को कोई कंफ्यूजन हो? अगली बात वही जो उसने पहले की थी, द ऑफिस ऑफ चेयरमैन शैल बी सेपरेट। जो चेयरमैन ऑफ बीओडी है ये सेपरेट होगा, अदर देन चीफ एग्जीक्यूटिव होगा। इनकी रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज अलग अलग होंगी, जिनको अलग अलग एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया जनाब क्वार्टरली एंड मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिपोर्ट का जिक्र करने लगा। वो कहता है हर पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है विद इन 1 मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर, इन्होंने एक पीएनएल बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, अपने बोर्ड से उसको अप्रूव करवाना है। जो एनुअल रिपोर्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, इसको कंपनी की वेबसाइट के ऊपर रखना है इन्होंने। जो पब्लिक सेक्टर कंपनी लिस्टेड होगी उस सूरत में कहता है इन्होंने अपने हाफ ईयर अकाउंट्स भी बनाने हैं, जो कमीशन आपको बता देगा टाइम। कंपनीज एक्ट के अंदर उसने हमें बताया हुआ है लिस्टेड कंपनीज के लिए क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। साथ उसने हाफ ईयर की भी बताई है, हाफ ईयर के केस में 2 महीने देता है, और एक लिमिटेड स्कोप रिव्यू भी करवाता होता है ऑडिटर की तरफ से। ठीक है जी। अगली बात जनाब वो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स की करता है। रिमूवल ऑब्वियसली जब इन्होंने एससीसीपी को भेजना है तो वो अपनी साइट पे अपलोड कर रहे होते हैं। अगली बार रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स की करता है वो कहता है एक डायरेक्टर जिसको एक दफा अपॉइंट कर दिया जाए अंडर सेक्शन 161 या 159 जो कंपनीज एक्ट का है, वो 3 साल के लिए होगा, अनलेस उससे पहले अपना रिजाइन कर देता है। कैजुअल वैकेंसी जो होगी वो बिल्कुल उसी तरीके से फिल की जाएगी जैसे कंपनीज एक्ट में उसने आपको बताया हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर होता है वो नॉमिनी डायरेक्टर का राइट होगा, सेक्शन 165 उसके ऊपर भी हमने पढ़ा हुआ है। याद करें जब हमने सेक्शन 163 पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था नॉमिनी डायरेक्टर को रिमूव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी। और पब्लिक सेक्टर कंपनी में भी कब रिमूव कर सकते हैं, हमने कहा था वहां पे जाके पढ़ेंगे। ये वो बात अब हमें बताने लगा है। वो कहता है रिमूवल जो इलेक्टेड डायरेक्टर का रिमूवल है वो उसी तरीके से होगा जो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 163 में हमने पढ़ा था। जो नॉमिनी डायरेक्टर है उसको अगर आपने रिमूव करना है तो वो सिर्फ किस तरीके से कर सकते हैं, अगर कुछ बातें हैं जिसपे डायरेक्टर अमल नहीं कर रहा। वो कौन सी है? वो कहते हैं अगर डायरेक्टर ने अप टू द लेवल परफॉर्मेंस उसकी नहीं है जो स्टैंडर्ड डिटरमिन किया गया था परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के थ्रू, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। अगर नॉन कंप्लायंस है उसकी तरफ से कंपनीज एक्ट के रूल्स की, रिमूव कर सकते हैं। अगर अपनी जो ड्यूटीज है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से नहीं कर रहा पूरी, रिमूव कर सकते हैं। अगर वो गवर्नमेंट की तरफ से इशूड जो डायरेक्टिव्स हैं उनको जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, आप रिमूव कर सकते हैं। या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की बेस पे आप रिमूव कर सकते हैं, कोई पोस्टिंग हो जाती है, कोई ट्रांसफर या रिटायर हो गया तो गवर्नमेंट उसको घर भेज सकती है। या वो कहते हैं कोई भी और मिसकंडक्ट का इवेंट हुआ है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। अब साथ ही उसने मिसकंडक्ट को भी एक्सप्लेन कर दिया, मिसकंडक्ट क्या होता है। वो कहता है जी मिसकंडक्ट है अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन आई और ये भाई साहब उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, इसने एक्सप्लेन नहीं किया, इसने कंपनी के फंड्स एसेट्स और रिसोर्सेज विदाउट ड्यू डिलिजेंस एंड केयर उनको इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट वो कहता है जी अपने जो कोलीग्स हैं या स्टाफ है पब्लिक सेक्टर कंपनी का उनको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट नहीं कर रहा, या कोई हरासमेंट या फिजिकल या वर्बल अब्यूज के अंदर ये शामिल है, रिमूव कर देंगे। या कोई पब्लिक स्टेटमेंट्स ऐसे दे रहा है जो बोर्ड की तरफ से ऑथोराइज नहीं है तो इसको रिमूव किया जा सकता है। कोई गिफ्ट रिसीव कर रहा है, कोई बेनिफिट्स रिसीव कर रहा है एक्सटर्नल सोर्सेज से, रिमूव किया जा सकता है। अपनी फाइनेंशियल अपना जो ऑफिशियल पोजीशन है उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, अब्यूज ऑफ पोजीशन कर रहा है, अब्यूज ऑफ पावर कर रहा है, कोई एडवांटेज गलत एडवांटेज ले रहा है, तो भी हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी। ये जो नोटिस ऑफ रिमूवल है इसका, इसकी वो कहता है रीजन दी जाएंगी अलॉन्ग विद रिमूवल कि हम इसको क्यों रिमूव कर रहे हैं, इस काम के अंदर ये इन्वॉल्व हुआ है तो बोर्ड की तरफ से इसको रिमूव कर दिया जाएगा। अगली बात जनाब वो कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड कमेटीज की, कि बोर्ड की कमेटीज कितनी बनाई जाएंगी। वो कहता है जनाब बोर्ड सेटअप करेगा कमेटीज अपने काम करने के लिए, जो कमेटीज अभी हम पढ़ के आए हैं उसी तरह की कमेटीज यहाँ पे हैं। यहाँ पे एक एडिशनल कमेटी की वो बात करता है। एक जनाब ऑडिट कमेटी है, इस काम के लिए बनानी है, वो कहते हैं जी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को बेहतर करने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है, ये कहाँ पे जरूरी है? वो कहता है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी जो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनानी है, या अदर फाइनेंशियल अपना पब्लिक सेक्टर कंपनीज अगर उनके एसेट्स 5 बिलियन रुपीज या उससे ज्यादा के, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी उनकी होगी। एचआर कमेटी बनानी है, एचआर कमेटी का मकसद भी वही है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। प्रोक्योरमेंट कमेटी नई आई है, ये प्रोक्योरमेंट ट्रांजैक्शन जितनी होती हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए वो कहता है ये कमेटी बनाई जाएगी। नेक्स्ट वो कहता है जी नॉमिनेशन कमेटी बनानी है, ये भी वही काम है इसका जो हमने वहां पे पढ़ा। यहाँ चूंकि पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है तो इसकी तरफ से ज्यादा रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को जा रही होती है कि हमने जो बंदे नॉमिनेट करने हैं या बोर्ड के अंदर कैजुअल वैकेंसीज फिल करनी है, कौन से कैंडिडेट्स हैं, कौन होना चाहिए, ये सब कुछ इन्होंने देना है। और विद इन 30 डेज ऑफ वैकेंसी इन्होंने गवर्नमेंट को अपनी सजेशन दे देनी है कि वैकेंसी कैसे कैसे फिल करनी है।
तमाम जो बोर्ड की कमेटीज हैं इनको नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की तरफ से चेयर किया जाएगा, ये एक रिक्वायरमेंट आ गई। वहां पे उसने इस तरह की रिक्वायरमेंट अगर नहीं रखी और पब्लिक सेक्टर कंपनी को लिस्टेड भी है तो उसको अपने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ही बिठाना पड़ेगा कमेटीज को चेयर करने के लिए। और काम की बात क्या है, वो कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो बोर्ड के अंदर जो बैठेंगे वो प्रोपोर्शनेट स्ट्रेंथ से कम नहीं होने चाहिए। प्रोपोर्शनेट स्ट्रेंथ क्या है? अगर आपके बोर्ड के अंदर 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो हर कमेटी में 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाजमी हो। अगर बोर्ड के अंदर 1/2 है आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो हर कमेटी में हाफ डायरेक्टर्स आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये प्रोपोर्शनेट वाली बात आपने याद रखनी है। रिटर्न टर्म्स ऑफ रेफरेंस पीओआर हर कमेटी के होंगे जिसको बोर्ड की तरफ से अप्रूव किया जाएगा। मिनट्स जो है कमेटीज के अपना मीटिंग्स के वो बोर्ड मेंबर्स को सर्कुलेट किए जाएंगे। ऑडिट कमेटी की कंपोजिशन के बारे में हमें आगे वो बात करने लगा है। वो कहता है बोर्ड ने एक ऑडिट कमेटी स्टैब्लिश करनी है जिनके मेंबर जो है फाइनेंशियली लिटरेट होंगे और मेजोरिटी जो है उनकी इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की होगी इंक्लूडिंग चेयरमैन। मतलब वही बात इसने यहाँ पे कर दी कि इसका चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। ठीक है जी। फिर वो कहता है चेयरमैन ऑफ द बोर्ड जो है जो बोर्ड का चेयरमैन हमने पहले भी पढ़ा है और जो चीफ एग्जीक्यूटिव है पब्लिक सेक्टर कंपनी का वो ऑडिट कमेटी के मेंबर नहीं होंगे। अगली बात वो कहता है ऑडिट कमेटी के जो मेंबर्स के नाम है उनको डिस्क्लोज किया जाएगा एनुअल रिपोर्ट के अंदर। अटेंडेंस वाली बातें वही है जो हमने वहां पे पढ़ी है कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और चीफ इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर का रिप्रेजेंटेटिव तमाम उन मीटिंग्स का पार्ट होगा जिसके अंदर अकाउंट्स एंड ऑडिट के बारे में बातें डिस्कस हो रही है। साल में एक दफा वो कहता है ऑडिट कमेटी तनहाई वाली मुलाकात करेगी एक्सटर्नल ऑडिटर से और साल में एक दफा ऑडिट कमेटी ने तनहाई वाली मुलाकात करनी है इंटरनल ऑडिटर से। ये वही बातें हैं जो हमने वहां पे पढ़ी। ऑडिट कमेटी जो है वो अपना सेक्रेटरी अपॉइंट करेगी जो मीटिंग के जो मिनट्स हैं उनको सर्कुलेट करेगा तमाम कमेटी मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को, सीएफओ को विद इन 14 डेज ऑफ द मीटिंग। टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंड रिस्पांसिबिलिटी बोर्ड ने डिटरमिन करने हैं। बड़ी ही जेनेरिक सी बात उसने लिखी है। ऑडिट कमेटी और एक्सटर्नल ऑडिटर्स का भी वही ताल्लुक होगा जो हमने पहले पढ़ा उधर कि ऑडिट कमेटी एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ कोऑर्डिनेट करेगी। इनकी अपॉइंटमेंट, इनकी रेम्युनरेशन के ऊपर तमाम रिकमेंडेशंस इसकी तरफ से बोर्ड के पास जाएंगी। क्लियर है जी। और एंड पे आके उसने बात कर दी सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी और चीफ इंटरनल ऑडिटर की। वो कहता है बोर्ड ने सीएफओ अपॉइंट करना है, कंपनी सेक्रेटरी और चीफ इंटरनल ऑडिटर बोर्ड ने ही इनको अपॉइंट करना है, बोर्ड इनको रिमूव कर सकता है। वही सीसीजी वाली बात। यहाँ पे आसानी ये है कि बहुत सारी बातें हम सीसीजी में पढ़ के आए हैं। अब क्वालिफिकेशन की बात होने लगी है। वो कहता है जी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर साहब जो है किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इसमें बोर्ड को रिकमेंडेशन देनी है फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर। तमाम फाइनेंशियल रिकॉर्ड, अकाउंट्स सिस्टम जो आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ये इफेक्टिव है या नहीं है, उसके ऊपर तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीएफओ साहब की होती है। कौन होगा सीएफओ? उसकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे आ गई है। वो कहते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी का अगर किसी को सीएफओ आपने लगाना है तो ये सीएफओ साहब होंगे या तो मेंबर हो किसी बॉडी के, मतलब आईकैप के, विद एटलीस्ट 5 years ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस हो उनके पास। किन कंपनीज के केस में? अगर कंपनी के 5 बिलियन रुपीज या उससे ज्यादा के एसेट्स हैं तो आईकैप का मेंबर विद 5 years एक्सपीरियंस लगेगा। कोई अदर जो कंपनीज है उस केस में मास्टर्स का जो डिग्री होल्डर है, किसी के पास अगर मास्टर्स की डिग्री है तो वो भी लग सकता है विद एटलीस्ट 10 years ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी के केस में उसने आके हमें जिस तरह वहां पे क्वालिफिकेशन बताई थी यहाँ पे बता रहा है। पहले तो उसके करने वाले काम बताए हैं, तमाम सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस वाले काम उसके। आगे उसकी क्वालिफिकेशन बता रहा है कि वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए, या वो कहते हैं जी मेंबर हो रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट या चार्टर्ड सेक्रेटरीज का, या उसके पास मास्टर्स की डिग्री हो और 5 साल का अपना एक्सपीरियंस हो उसके पास, तो उसको कंपनी सेक्रेटरी लगाया जा सकता है। और ये जो आपने सीएफओ और सेक्रेटरी साहब लगाने हैं ये फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हो तो आप लगाएंगे। ये जनाब देखें गिनी चुनी सी चंद बातें हैं जो पब्लिक सेक्टर कंपनी के रूल्स के अंदर। यहाँ पे मसला क्या आता है, हम जहाँ पे मिक्स हो जाता है ना पब्लिक सेक्टर कंपनी और पीएससी रूल्स, तो ये ओवरलैप नहीं कर रहे होते। तो वहां पे मसला आता है कंपैरिजन में कि कंपनी पे जब दोनों एप्लीकेबल है तो हम क्या करेंगे। ठीक है जी। जी आप बना सकते हैं, आप कोई और कमेटी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। इनफैक्ट सीसीजी को फॉलो करते हुए जो जो चीजें उसने कही है उनको तो फॉलो करना है। अगर आपके ख्याल में एडिशनल कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए बेहतर चीज आप अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं कंपनी। अच्छा जी, अब इसके ऊपर मैं आप लोगों से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर करूंगा। अभी मैं आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूं। इस वीक में आप लोगों ने बैठ के वो क्वेश्चन कर लेने हैं। एक पास पेपर का एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूंगा जिसमें रिसेंट अटेम्प्ट मैंने भी ऐड करनी है, वो ऐड करूंगा। उसमें मैंने टॉपिक वाइज, अटेम्प्ट वाइज, क्वेश्चन वाइज आपको बता दिया है। उसमें आपने देखना है सीसीजी के जो सवाल उसने पूछे हैं हर अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं जो मैं आपके साथ फाइल शेयर करूँ। उसके बाद आपने एग्जाम लेवल पे जाना है। उसमें मैं आपको हाईलाइट करवा दूंगा। सीसीजी के मैं एक दफा ओपन कर देता हूँ यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट आपको दिखा देता हूँ ताकि कल जब मैं आपके साथ वो अपडेट करके शेयर करूँ तो आपको पता हो। अच्छा जी, ये जनाब ये डॉक्यूमेंट है, ये देखें, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें विंटर 24 तक आपके जो पास पेपर्स हैं वो इसमें मैंने क्वेश्चन वाइज बताया हुआ है। ठीक है जी। इसमें मैं रीसेंट अटेम्प्ट ऐड करूंगा, कल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें देखें आप इंटर 20 से क्वेश्चन देखना शुरू करेंगे ना तो ये देखें नजर आएगा क्वेश्चन 8 बीसीसीजी का है। ठीक है जी। मैंने अभी बताया था कि अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी लिस्टेड हो तो दोनों चीजें उस पर एप्लीकेबल है। हाँ सीसीजी और पीएससी रूल्स में अगर आपस में दोनों में कहीं में तजाद आ रहा है तो रूल्स एप्लीकेबल होंगे उसके ऊपर। तो ये देखें सीसीजी के सवाल आपको ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में नजर आएंगे। यहाँ पे सीसीजी का सवाल आया, नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर यहाँ पे सीसीजी उसने बताया हुआ है आपको। फिर देखें सीसीजी उसने अगली अटेम्प्ट के अंदर आगे बात की। ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट के अंदर सीसीजी नजर आ रहा है।
तो ये क्वेश्चन मैंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देने हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद आपने इन पास पेपर्स के सवालों पे जाना है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी के रूल्स आ गए, तो इन सवालों पे आपने बाद में जाना है। ठीक है जी, ये मैं कल आपके साथ एनालिसिस शेयर करूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके साथ आज शेयर कर देता हूँ। तो हम क्लास अपनी क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम इसी से रेलिवेंट सिक्योरिटीज एक्ट के अंदर कुछ बातें हैं उसको पढ़ेंगे, और उसके साथ में जो रेलिवेंट आपके पास पेपर के क्वेश्चन होंगे मैं वो आपको हाईलाइट करवाऊंगा। फिर हम एग्जाम लेवल पे अगले हफ्ते से जाना शुरू कर देंगे, आपको आइडिया होगा कि हमारे साथ क्या करता है। ठीक है जी, तो इजाजत दें अब, इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।